चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेने के बाद अब वी मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर सेकेंड जो कि है एनरिचिंग वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो दीदी, ग्रामर तो पढ़ लिया, लेकिन ग्रामर क्या काम का अगर हमारी वोकैबुलरी ही अच्छी ना हो। वोकैबुलरी मतलब क्या? लेकिन वोकैबुलरी का मतलब है शब्द। जो शब्द, सारे शब्द हम यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बातचीत करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आप मुझे दीदी बुला रहे हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। आप जब पेपर दोगे तो आप पेपर में क्या यूज़ करोगे? वर्ड्स यूज़ करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कोई भी लैंग्वेज के जो शब्द है वो, तो आपकी वोकैबुलरी कैसे अच्छी होगी? और सिर्फ शब्द जानने से थोड़ी ना होता है। शब्द तो एक 3-4 साल के बच्चे को भी आते हैं, है ना? लेकिन क्या उनको सारे शब्द आते हैं? नहीं। उनको क्या पूरी वोकैबुलरी आती है? नहीं। वो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनको पता है कि आपको काफी सारे वर्ड्स आते हैं, काफी सारी वोकैबुलरी आती है, लेकिन हमें हमारी वोकैबुलरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? क्योंकि देखो, ये वाला जो CSET का सिलेबस है ना, ये इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है, क्योंकि इसमें आपको अभी से ही सिखा रहे हैं कि आपको आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद जब आप लोग कोई ऑफिस में काम करोगे, जब आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो तब आपको ऐसे रियलाइज होगा कि यार, मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छे से बोलना आता है, या फिर मेरी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। ये क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसमें CSET में आप लोगों ने ये पढ़ा था, है ना? ओके, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है दीदी, लेकिन फिर भी देखते हैं, है ना? पास हो जाए बस हम CSET, नहीं? ऑल राइट, चालू करते हैं एनरिचिंग वोकैबुलरी के साथ। ओके, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी ऐसे वर्ड्स है जो हमें, आपको, सबको पता है ना? ये क्या है? ऐसे शब्द है, वर्ड्स है ना? तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, वोकैबुलरी इज अ पर्सन्स ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स। आपको कितने शब्द की जानकारी है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है ना? आपको शब्द की जानकारी कितनी है, इससे क्या पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है ना? It may be anyone, not necessarily to be just language user, and it's really useful to have a good vocabulary. क्यों आपको अच्छे शब्द जानना ज़रूरी है? क्यों आपको इतने सारे शब्द जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप लोग बात करते हो किसी से, बात करना हम लोगों ने चैप्टर 4th और 5th में भी पढ़ा था कि बात करना, कम्युनिकेट करना किसी से सबसे बड़ा स्किल होता है। सबसे बड़ा स्किल अगर कोई है तो वो है कम्युनिकेट करना। हम हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करने में इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे जो स्किल्स है ये इन्हांस रहे, सामने वाले पे हमारी अच्छी इमेज पड़े, है ना? ऑल राइट, तो देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी रही तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि हम लोगों को दूसरों पे इम्पैक्ट करना आएगा। अब आप मुझे बताओ, आपको संदीप माहेश्वरी जी पता है? तो आप लोगों को उनके जो सारे वीडियोस है, जो मोटिवेशनल वीडियोस है, वो देखना क्यों पसंद है? क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं, ऐसे शब्द यूज करके बोलते हैं कि हमें भी इंटरेस्ट आता है उनकी बातें जानने में, उनकी स्टोरीज जानने में। उन्होंने जो भी बोला है, जो भी वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने में, है ना? जो भी ऐसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इतने ज्यादा क्यों फेमस हो जाते हैं वो लोग? क्योंकि उन्हें बोलना आता है, क्योंकि उन्हें अपनी बात मनवाना आता है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना आता है। और ये किस तरीके से पहुंचाएंगे? सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमारे अच्छे हैं तो इससे हो जाएगा क्या? नहीं। इसमें जो आप लोग वर्ड्स यूज करो, जो शब्द यूज करो, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? ऑल राइट, यही आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमें भी तो संदीप माहेश्वरी बनना है ना कभी चल के, हमें भी कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, देना है, आई मीन। कब देंगे हम? अरे CS बनने के बाद देंगे ना यार, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, अभी पढ़ते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है जो हमें अच्छी वोकैबुलरी, एनरिच्ड वोकैबुलरी, बहुत अच्छी अगर हमारी वोकैबुलरी है उससे आते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द बिगेस्ट बेनिफिट इज द इम्पैक्ट ऑन अदर्स। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी रही, अगर आपको अच्छे शब्द आते रहे, तो फिर आप लोग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हो सामने वाले पे, है ना? ऐसे आपको पता है, कोई कोई कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के हम एकदम ही ज्यादा ऐसे 2 सेकंड के लिए ये हो जाते हैं कि यार कितना ट्रू लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। या फिर अगर कभी कभी हम लोग कोई मीम्स पढ़ते हैं, तो हमें मीम्स वो पढ़ना क्यों पसंद आता है? वो तो सामने वाला बोल भी नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग रीड कर रहे हैं, और वो टेक्स्ट रीड करने पे भी हमें हंसी आ जाती है। क्यों?
क्योंकि जो वर्ड्स उसमें यूज किए गए होते हैं इतने ज्यादा इफेक्टिवली यूज किए गए होते हैं कि भले ही वो 2 लाइन है लेकिन उसका इम्पैक्ट 2 दिन तक रहता है हमारे माइंड में, है ना। और उससे जो हंसी आती है वो बहुत अच्छी आती है ना। ऑल राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी करनी चाहिए, है ना। तो अभी पहले वोकैबुलरी पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऑल राइट। ऑब्वियसली हमारी जो मॉड्यूल है उसमें तो सबसे पहले यही लिखा होता है, वो पहले हमें ये बताते हैं क्योंकि उनको पता है ना कि बच्चे बहुत ही नालायक है। वो लोग पूछेंगे कि क्यों ही हमें पढ़ा रहे हैं, ये क्यों ही हमें पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए वो पहले ही बता देते हैं कि देखो तुमको वोकैबुलरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो ये चीज़ों में काम आएगा। तो अभी दिए हुए हैं रीजंस, क्या किस चीज के रीजन है ये, कि क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना, इम्प्रूव करना, है ना। ऑल राइट। सबसे पहला है, अगर आपने आपकी जो शब्द यूज आई मीन वर्ड यूजेज जो है आपका, अगर वो आपने अच्छा किया तो आप लोगों को जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होता है, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, अभी आपको थर्ड चैप्टर में आएगा। ऐसा पूरा आपको एक पैसेज दे देंगे, बड़ा सा एक पैराग्राफ जैसा होता है, उसमें से आपको आंसर्स ढूंढकर टिक करने होते हैं, है ना। चैप्टर 3 में आएगा और आपको इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो जब आप कोई कॉम्प्रिहेंशन रीड कर रहे हो तो अब वो बहुत बड़ा होता है और क्वेश्चन सिर्फ 5 ही होते हैं, हमें उसमें से ढूंढना पड़ता है कि ये कौन सा आंसर किसका है ना। तो इस चीज के लिए भी हमें, अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी रही तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग एकदम फास्टली पढ़ के उसके आंसर्स निकाल सकेंगे, है ना। क्योंकि हमें वो वर्ड्स बहुत फेमिलियर होंगे। ऑलराइट। सेकंड है कि अगर आपने आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव की तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे, है ना। आपका जो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे आप बात करते हो, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है, अगर आप किसी से लेटर लिखते हो किसी को, या फिर कोई कम्युनिकेट करते हो या कोई मेल भेजते हो, तो उसमें आपके जो वर्ड्स आप यूज करोगे वो बहुत अच्छे से सामने वाले पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ऑल राइट। और सामने वाले को समझ भी बहुत अच्छे से आएगा, एम्बिग्विटी भी नहीं होगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ये हमें बोल क्या रहा था, हमें तो समझ में ही नहीं आया, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि हमने वर्ड्स ही उतने अच्छे से यूज किए होते हैं ना। नेक्स्ट है, थर्ड रीजन है कि अगर आपने आपकी वोकैबुलरी अच्छी की तो आपको किस चीज में काम आएगा, आपको आपके पर्सनल लाइफ में काम आएगा, आपको सोशल लाइफ में काम आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में। देखो प्रोफेशनल लाइफ में तो 1000% आना ही है, लेकिन सोशल और पर्सनल लाइफ में कैसे आएगा, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश की वोकैबुलरी रहेगी, कोई भी हमसे पढ़ जाएगी, अगर आप लड़के हो तो कोई भी आपसे पढ़ जाएगी, लड़की है ना, क्योंकि लड़कियों को तो बहुत ही पसंद आते हैं जो लड़के बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं ना। हाँ ऐसा होता है सच्ची में। ऑल राइट। और सोशल लाइफ आपकी क्यों अच्छी होगी, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो, देखो मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपकी कैसी इमेज पड़ेगी, ये किस किस चीज पे डिसाइड होगा कि आप कैसे बात करते हो सामने वाले से, है ना। अगर आप चुप रहे, अगर आपको कोई वर्ड्स ही नहीं पता है, आप कोई स्पेनिश लड़की से बात कर पाओगे क्या, नहीं। अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं। इसके लिए आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए और उसको भी आनी चाहिए, है ना। आपको भी वर्ड्स आने चाहिए और उसको भी आने चाहिए, है ना। तभी तो हम उसको इम्प्रेस कर पाएंगे, है कि नहीं। ओके। ठीक है, फिर और एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें वोकैबुलरी अच्छे से पढ़नी चाहिए। फर्स्ट है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के लिए काम आएगा, हम फटाफट आंसर्स ढूंढ पाएंगे। इतने बड़े पैसेज, आपको आगे चल के इतनी सारी अग्रीमेंट्स आएगी, 10 10 12 12 15 15 पेजेस की वो अग्रीमेंट होगी। आप क्या एक एक लाइन पढ़ते बैठोगे क्या, नहीं दीदी, हमारा तो फिर एक एक महीना उसमें ही चले जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि आप जो कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत सारे पेजेस एक साथ लिखे उसमें से जो क्रक्स है वो फटाफट निकाल सको। ऑल राइट। सेकेंड है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, है ना। और थर्ड है ये आपको आपके पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। ऑल राइट। ठीक है, फिर चलो अभी पढ़ते हैं। टू एनरिच वंस वोकैबुलरी फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिस्कस्ड। एक्चुअली ये चैप्टर में कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो है चॉइस ऑफ वर्ड्स, हम कौन से शब्द यूज कर रहे हैं सामने वाले से कम्युनिकेट करने के लिए। कोई कोई हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्वीटली बात कर रहे हैं, कोई कोई लगता है कि बहुत ही रूड है ये इतना डिफरेंस क्यों होता है जबकि दोनों भी पर्सन सेम ही बात बोल रहे होते हैं फिर भी। क्योंकि एक जो वर्ड्स यूज करता है और दूसरा जो वर्ड्स यूज करता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इसीलिए सबसे फर्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप कैसे शब्द चूज कर रहे हो सामने वाले को आपकी बात बताने में, है ना। ऑल राइट। सेकेंड, फिर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स जो हम बार बार मतलब मिसस्पेल कर लेते हैं कई बार, ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, फॉरेन फ्रेजेस, एब्रिवेशंस, ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। ऑलराइट।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ। देखो गाइज, यहाँ पर जितनी भी लाइन्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी है। मैं ना थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि फिर आपको अच्छे से दिखे। या ओके, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो आपको आपके बुक में भी मार्क करनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहीं रेड से कहीं ओकर कलर से इसे मार्क करके रखा है। तो सबसे पहला है चॉइस ऑफ वर्ड्स। अभी हम ये देखते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वर्ड्स को चूज करें, है ना। हम क्या ऐसे रैंडमली चूज कर लेंगे क्या? नहीं, हमको यही वर्ड अच्छा लगता है, मेरे को पिंक ही पसंद है तो मैं पिंक ही पूरे टाइम बोलते रहूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, पिंक सिर्फ एक कलर है ना। ऑल राइट, तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये हम देखते हैं। सबसे पहला है रेंज और रेpertoire ऑफ योर वोकेबलरी। जब तक आपको वो शब्द पता नहीं होगा तब तक आप उसे यूज कैसे करोगे? ये वाला ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ इतनी बात कहता है। जब तक आपको वो शब्द ही नहीं पता है आप उसको यूज कैसे करोगे? अरे आपको पता ही नहीं आपके पास गोल्ड है तो फिर आप गोल्ड पहनोगे कैसे, है ना। तो द रेंज और रेpertoire, रेpertoire का मतलब होता है, देखो कोई भी कंपनी में प्ले कंडक्ट होता है, स्किट्स कंडक्ट होते हैं, डांस परफॉर्मेंस कंडक्ट होता है, ऐसी जो सारी चीजें कंडक्ट होती है ना, सपोज कोई मीटिंग कंडक्ट होती है तो उसमें हम कैसे बात करते हैं ये सब होता है। रेpertoire का मतलब ये होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको वो वर्ड पता रहना चाहिए तभी आप उसे यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा बताओ, आप लोगों को पता है क्या कि लेजी लेजी पर्सन को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे दीदी लेजी पर्सन को तो लेजी बोलते हैं, है ना। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों बताओ, जो जो पर्सन बहुत ज्यादा अपने काम को डिले करता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना। हम हमारा काम जब डिले करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। फिर लेजी के और क्या क्या वर्ड्स होते हैं? लेथार्जिक होता है ना। ये सारे क्या है? ये सारे वोकेबलरी के वर्ड्स है। देखो अभी मैंने आपको एक नया सिखा दिया। क्या सिखाया मैंने आपको? प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आप सारे टाइम आपके फ्रेंड्स वगैरह को बोला कि नहीं यार मुझे ना मेरी पढ़ाई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी है तो मैं अब भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको एक वर्ड बताया, अब ये वर्ड आपको पता चल चुका है तो फिर अब तो आप यूज करते रहोगे ना वो वर्ड को। तो कोई भी वर्ड अगर आपको यूज करना है उसके पहले आपको पता होना जरूरी है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट वी आर डन विद द रेंज और रेpertoire ऑफ योर वोकेबलरी। सेकंड है योर ऑडियंस। आप किन से बात कर रहे हो ये भी तो मैटर करता है। आपने कोई, देखो बहुत अच्छे से मैं आपको बताती हूँ ये वाला एग्जाम्पल। सपोज कैरी मिनाटी यूट्यूबर पता है आपको? वो खेल रहे हैं गेम्स, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो पबजी खेल रहा है और उसके साथ आता है एक छोटा सा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा। लेकिन अब वो गाली क्या उसके सामने देगा? नहीं, क्योंकि उसकी ऑडियंस कौन है? छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और इन लोगों को गाली सिखाना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा जब वो चले जाए उसके बाद ही ही स्टार्ट सेइंग स्लैंग्स, है ना। सो व्हाट इज दिस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किससे बात कर रहे हो, आप किससे बात करने वाले हो। तो उस पे ही डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑडियंस है उस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कौन से वर्ड्स उसे कहोगे, है ना। आप गाली के आपके बॉस को दे सकते हो, पीछे से दे सकते हो, सामने नहीं दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या आप बहुत अच्छे से बात करोगे? आप अच्छे से बात किससे करोगे? आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से करोगे, है ना। जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप बुलाते हो क्या अपने मम्मी पापा को बुलाओगे? नहीं, है ना। ऑल राइट, ठीक है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है या किससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपका कम्युनिकेशन, देखो अभी तो आपके सारे कम्युनिकेशन इनफॉर्मली होते होंगे एक्सेप्ट जो आपके टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन होते हैं। जब भी आप कोई टीचर्स से बात करते होंगे तो आप ऐसी बात करते होंगे क्या? और भाई कैसा है तू? और दीदी कैसे हो आप? ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, हम लोग थोड़े से इज्जत से बात करते हैं अगर हम हमारी टीचर्स से बात कर रहे होते है तो, है ना। लेकिन अगर आप कोई आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसका टोन अलग हो जाएगा। सो यही है वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल है? आप बात मतलब वर्बली कर रहे हो या लिख के कर रहे हो, मैसेज पे कर रहे हो या टेलीफोन पे कर रहे हो, ये सारी चीजें भी मैटर करेगी, है ना। ओके, नेक्स्ट है मैसेज जो आपको सामने वाले को बताना है। द मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे, जो आपको सामने वाले को चाहिए कि पता हो, है ना। उसकी अर्जेंसी क्या है? आपको एकदम ही ज्यादा घाई है, कोई तो भी नोटिफिकेशन आया और आपको बहुत टेंशन आ गया तो आप फटाफट मेरे को मैसेज करोगे कि दीदी ऐसा 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 हो गया है ना। तो ये क्या है? ये अर्जेंट है। फिर जो मैसेज आपको बताना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अर्जेंट है। कभी कभी क्या होता है कि अभी मुझे तो नहीं पता होता है ना क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में नहीं हूँ, तो
कि कब नोटिफिकेशन आया, क्या आया। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझे पहले ही नोटिफिकेशन भेजते हैं, जैसे ही उनको पता चले वैसे ही वो मुझे फॉरवर्ड करते, दीदी आपको पता चला क्या, ऐसा ऐसा आ गया है ना। तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको सामने वाले को क्या कन्वे करना है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है कंटेंट एंड यूसेज। कुछ जो शब्द होते हैं वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए ही यूज होते हैं। अगर लेकिन हमने वही सेम शब्द कोई और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया तो वो उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वाला वर्ड ना बहुत डबल मीनिंग वाला है। तो क्यों हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसी में यूज करना पड़ेगा आपको वो वाला वर्ड, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट है रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। अभी फॉरेनर अलग वाली इंग्लिश बोलते हैं, अपन अलग वाली इंग्लिश बोलते हैं ना। हम में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो लोग शम 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 करते हैं और हम लोगों को टाइम लगता है, भाई क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इस पे सोचने में टाइम लग जाता है कि हमें इंग्लिश में ये बोलना है, तो पहले हम हिंदी में सोचेंगे उसके बाद हम इंग्लिश में बोलते हैं ना। ऑलराइट, फिर आता है इम्प्रूविंग वोकेबलरी। देखो आपको पता है बचपन में फर्स्ट सेकंड में, अभी तो हमारे पास खैर फोन्स आ गए हैं, पहले ना हम लोग, हमारे पास एक डिक्शनरी हुआ करती थी, इतनी सी पॉकेट डिक्शनरी। अगर हमें कोई भी वर्ड नहीं आया या फिर कोई भी वर्ड का मीनिंग पता करना हो तो हम क्या करते थे, अगर हमने कोई भी नया वर्ड भी सुना हो हम फटाक से ऐसे उसमें देखते थे, पेज नंबर पी में सपोज देखना है, पी खोलो, उसमें हम देखते थे, राइट। अभी तो हम डायरेक्टली गूगल कर लेते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या है, ऐसा है ना। ओके, तो ये क्या है, हम जैसे ही ऐसी हमारी क्यूरियोसिटी रखेंगे और नए नए वर्ड्स जानने की, वैसी हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होते जाएगी, है ना। अगर हमने ये पता किया कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये वर्ड, जैसे कि हमको हमारे ये वाले बिजनेस कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे चैप्टर्स में दिया है कि ये जो वर्ड है ये डिराइव लैटिन वर्ड से हुआ था, लैटिन वर्ड वो था, ऐसा था वैसा था, है ना। तो ये क्यों दिया होता है, ताकि हमें वो जो लैटिन वर्ड था उसका जो मीनिंग था उसके बारे में जानकारी हो, ताकि हमें समझ में आए कि इसका रूट कहाँ से आया है ना। ठीक है, अभी आ जाते हैं अडेप्टेशन, द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव राइटिंग। क्या है सबसे वर्डिंग, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप लोगों को ये अडेप्ट करना पड़ेगा। देखो ये जानने से कुछ नहीं हो जाएगा कि आपको क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे ऐसा करना भी तो पड़ेगा ना, आपको ही वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, पर हम कैसे करेंगे। अगर हमें चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो एकदम कंसाइज हो, तो आपको एकदम ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रीफ में लिख रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो आपको हाईलाइट करनी है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। एज फॉर कंसाइजनेस यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू सैक्रिफाइस इफेक्टिवनेस। देखो हमें पता है कि आप, हमने हमको बोल दिया है कि आपको ना कंसाइज रहना है, आपको ना छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने हैं, और छोटा छोटा जितना ज्यादा आप कंसाइज लिख सको, जितना कम में बम कर सको वैसा करना है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप आधे वर्ड्स ही ये कर देते हो, आधे सेंटेंसेस ही नहीं लिखते हो, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ छोटा करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन छोड़ नहीं देनी है, इंफॉर्मेशन पूरी लिखनी है, लेकिन शॉर्ट और कंसाइज मैनर में, ठीक है। यही वो पॉइंट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार हम लोग रीड करते हैं। एज फॉर कंसाइजनेस यू मस्ट बी केयरफुल, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नॉट टू सैक्रिफाइस इफेक्टिवनेस फॉर ब्रिविटी। आपको जो उसका इफेक्टिवनेस है वो सैक्रिफाइस नहीं करना है, जस्ट बिकॉज आपको शॉर्ट में लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इफेक्टिवली नहीं लिखोगे, आप पूरा पूरा नहीं लिखोगे, है ना। ओके, क्या फायदा होगा अगर आपको 5 मार्क का आंसर पूछा है, लेकिन अभी आपको किसी ने बता दिया है कि देखो सीएसईटी में तो आप गोले हो मार कर पास हो गए, लेकिन एग्जीक्यूटिव में ना आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स लिखने पड़ते हैं, बीकॉम जैसा नहीं चलता है कि कितने भी बड़े बड़े आंसर्स लिख दो बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप आधी चीजें लिखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको ये डर होता है भाई मेरा तो आंसर ही 1 पेज का हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप आधी चीजें लिखते ही नहीं हो, तो क्या आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्या नहीं। तो बस यही है वो पॉइंट, ऑलराइट। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स। अब हमें कैसे पता चलेगा सामने वाले से बात करते वक्त कि हमने अच्छे जो करेक्ट वर्ड्स है वो चूज किए हैं या नहीं हमारी बात पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए इन लोगों ने कोई तो भी जनरल पॉइंट्स दिए हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करें। ऑलराइट, पहला है सिंप्लिसिटी। लेकिन बोलने से हो जाएगा क्या कि आप आपका जो मैसेज है वो सिंपल रखो, आप आपका कम्युनिकेशन सिंपल रखो, नहीं। लेकिन क्या हर टाइम आप सिंपल सेंटेंसेस ही लिखोगे, क्या नहीं।
ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको सिंपल सेंटेंस ही यूज करना है। अगर कोई लीगल अग्रीमेंट है उसमें क्या ज्यादा जरूरी होगा कि आप अच्छे से हर एक चीज इनकॉर्पोरेट करो, है ना। ऐसे वर्ड्स भी आपको यूज करने पड़ेंगे जो शायद नॉर्मल में यूज ना होते हो, जो कोई लीगल टर्म्स हो, लेकिन वो आपको क्यों यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो डेफिनेट होगा। तो बस यही वो सिंप्लिसिटी वाला पॉइंट कहता है। अभी हम एक बार रीड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट एंड क्विकेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। फटाक से कोई भी सिंपल में लिखा है तो फटाक से कोई भी पढ़ के समझ जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या ट्राई करना है कि हम उसका जो प्रिसाइज नेचर है, जो उसका क्रक्स है, वो हम उसको छोड़ ना दें, है ना। सिंपल लिखने की जगह जो एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए था वो हम लिखना कहीं स्किप ना कर दें, ठीक है। However, there are occasions when easy comprehension must take a back seat. देखो, हर बार आप सिंपलिसिटी मेंटेन करोगे तो चलेगा क्या, नहीं, है ना। अभी मैं गर्ल्स के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत ही सिंपल हो और आपको एकदम सिंपल रहना ही पसंद है, लेकिन क्या आप शादी में भी सिंपल बनकर ही जाते हो क्या, नहीं। वहां पर आप क्या प्रेफर करते हो कि हाँ मैं शादी टाइप कपड़े पहनूं, है ना। तो बस यही वो पॉइंट कहता है कि हर जगह सिंप्लिसिटी आपको मेंटेन नहीं करनी है जब आप वर्ड्स यूज करते हो या फिर जब आप किसी को लेटर लिखते हो या कम्युनिकेट करते हो तब। लेकिन कहीं कहीं ये जरूरी होता है कि आप लोग जो आउट ऑफ द वे जाकर जो वर्ड्स होते हैं वो भी यूज करो, है ना। ऑलराइट। कभी कभी जो लॉन्ग अनयूजुअल वर्ड्स होते हैं उससे भी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो वाले वर्ड्स प्रिसाइज होते हैं। ये वाली लाइंस को प्लीज आप मार्क कर लो। एट टाइम्स लॉन्ग एंड अनयूजुअल वर्ड्स have to be used because they are more precise, क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। ये हमें पता है कि जो लीगल लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूज करनी पड़ेगी ना यार, अगर हमें चाहिए कि हमारा डॉक्यूमेंट एरर फ्री हो तो, है ना। फिर आगे जाके नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। लीगल ड्राफ्ट्समैन जो होता है, मतलब कि वो आपकी बात कर रहे हैं, हैज टू कीप द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन इन माइंड। देखो, अभी वो बोलेगा जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहा है कि यार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा ना मैं इसमें लिखती नहीं हूँ कि कौन लाइबल रहेगा अगर गुड्स चोरी हो गए, तो सेलर रहेगा कि बायर रहेगा, तो मैं उसमें कुछ लिखती नहीं हूँ। ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आपको वो लीगल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है ना। ओके। सेकेंड पॉइंट है यूज फेमिलियर वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो फेमिलियर हो, जो सबको पता हो, लेकिन जिसके मीनिंग्स एकदम क्लियर हो। लेकिन क्या आप हमेशा फेमिलियर वर्ड्स यूज करोगे, नहीं ऑफ कोर्स। यूजुअली आपको जो एवरीडे वर्ड एवरीडे यूसेज में हम लोग यूज करते हैं वही करने हैं, पर हर जगह नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप लोगों को जो स्टिफनेस है वो हटाकर, फेमिलियर वर्ड्स हटाकर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। यूज फेमिलियर वर्ड्स, द वर्ड्स विथ शार्प एंड क्लियर मीनिंग्स इन द माइंड। वी शुड अवॉइड स्टिफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स दैट डू नॉट कम्युनिकेट सो प्रिसाइजली। अरे हमने बहुत ही भयंकर बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लिए, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप यूज करके करोगे क्या, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर अनफेमिलियर वर्ड, जैसे कि एंडेवर, एंडेवर के जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ट्राई यूज कर लो। टर्मिनेट यूज करने की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, एंड यूज कर लो, है ना। टर्मिनेट और एंड दोनों का सेम ही मतलब है। एंड हम लोग बेसिक फेमिलियर लैंग्वेज में यूज करते हैं, टर्मिनेट हम लोग लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है हम ये देखते हैं। द सजेशन इज टू यूज फेमिलियर वर्ड्स डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो जहां तक हो सके आपको फेमिलियर वर्ड्स यूज करने, लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसी जगह आएगी कि जहां पर फेमिलियर वर्ड्स नहीं चलेंगे, आपको वहां पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ये दोनों साइड बोलता है ना, ये मॉड्यूल पूरा दोनों साइड बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैर्गन। अब जैर्गन क्या है, जैर्गन ना, देखो लीगल जैर्गन होता है, जैसे कि ये ना डेली यूज में हम लोग यूज नहीं करते ये वाले वर्ड्स, ये सारे टर्म्स। ये लोग कौन यूज करते हैं, जो स्पेशलाइज होते हैं कोई फील्ड में। अब हमें मेडिसिन की फील्ड में कुछ आइडिया है क्या, नहीं। हमें डॉक्टर बोलेगा कि आपको ये दवाई खानी है, तो हम डायरेक्टली वो दवाई खाएंगे। हम हमें उसका केमिकल कंपोजिशन पता होगा क्या, नहीं। वो दवाई कैसे बनी ये पता होगा क्या, नहीं। फिर जैसे आईटी वाले लोग होते हैं ना, अब हमें बेसिक बेसिक चीजें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं ना। ये माउस है, ठीक है, हमें बस इतना ही पता है।
लेकिन अब इसके अंदर जो सारे पार्ट्स होते हैं, उसके जो सारे टर्म्स होते हैं, ये हमको पता होगा क्या? नहीं। वैसे ही हमारे फील्ड में वॉइड एब इनिशियो क्या है, या फिर लीगल एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्या होगा, और अग्रीमेंट क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब कुछ अलग अलग टर्म्स है ना ये सारे। इसके मतलब, इसका मतलब सिर्फ हमें ही पता है, सामने वाले को नहीं पता है ना। तो जैर्गन क्या होता है? ये एकदम यूनिक लैंग्वेज होती है जो वो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होती है। सपोज आईटी फील्ड की अलग वर्ड्स होंगे जो वो लोग यूज करते होंगे, उनकी जो सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेजेस वगैरह होती है, वो हमें नहीं पता ना यार वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग लीगल लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर डॉक्टर्स लोग कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वैसा। ओके। शुड वी अवॉइड जार्गन इन आर राइटिंग? क्या हमें ये अवॉइड करना चाहिए क्या? जो ये सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्या हमें ये अवॉइड करना चाहिए? अब देखो, इसका आंसर देना बिल्कुल इजी नहीं है, और इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है हम रीड करते हैं। जार्गन हैज टू पार्ट्स। जार्गन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइवेट लैंग्वेज वाले, जो हमें नहीं समझ में आएंगे, जो एकदम ज्यादा टेक्निकल होते हैं, बस जो वो फील्ड के होते हैं उन्हीं को समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है जार्गन का पार्ट, दूसरे में क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो सब लोगों को पता है। ये इसको माउस बोलते हैं, ये सब लोगों को पता है ना। तो अगर हमने जो सबको पता है वैसी लैंग्वेज यूज की, तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हमें बस टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, लेकिन हमें ये जो कॉमन डेली यूज में हम यूज करते हैं वो सारे टर्म्स तो पता है ना। ऑल राइट। तो इसमें आंसर में क्या दिया हुआ है, क्या आपको जार्गन यूज करना चाहिए? तो वो बोलते हैं, देखो भाई, देख भाई, इसमें दो पार्ट्स होते हैं जार्गन के। एक होता है प्राइवेट लैंग्वेज, दूसरा होता है जो हम नॉर्मल में डेली में एक्सेप्टेंस, मतलब ये वाले सारे वर्ड सबको पता है ऐसा, ठीक है। अब जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो प्राइवेट लैंग्वेज है, वो आपको आपको ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। इसको आप अगर इनकॉर्पोरेट ना करो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऐसे कुछ टर्म्स है जो सभी लोगों को पता है, भले ही टेक्निकल है पर सबको पता है, तो वो आप यूज कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुरस वर्ड्स और वर्बोसिटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कुछ कुछ वर्ड्स ना हम अननेसेसरीली यूज कर लेते हैं। सपोज मैं बात करते करते 10 बार मतलब बोल रही हूँ, है ना। मेरी फ्रेंड को तो बहुत ही ज्यादा आदत थी, वो हर हर एक एक सेंटेंस में वो 10 बार तो मतलब 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 ही बोलती है। फिर हम किसी से फोन पे हमारे फ्रेंड फ्रेंड से बात करते हैं, तो फिर कुछ बात करने के लिए होता नहीं है, तो फिर फिर अच्छा फिर अच्छा फिर ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये क्या है? ये अननेसेसरी वर्ड्स है, कोई काम भी नहीं है इतनी बार 10 बार फिर करने का, है ना। ऑल राइट। तो ये क्या है, आपको अवॉइड करना चाहिए सुपरफ्लुरस वर्ड्स यूज करने के, जो अननेसेसरी वर्ड्स है वो यूज करने का, है ना। वर्बोसिटी क्या है? एन एक्सप्रेसिव स्टाइल दैट यूजेस एक्सेसिव और सुपरफ्लुरस वर्ड्स। गाइस ये मार्क कर लो ना, लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। वर्बोसिटी क्या है? पर्पल पेन से अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्बोसिटी क्या है? एक एक्सप्रेसिव स्टाइल है जो बहुत ज्यादा सुपरफ्लुरस वर्ड्स या एक्सेसिव वर्ड्स यूज करता है ना। और अगर आप किसी को भी बात करने में इतने सारे वर्ड्स एक साथ डाल देते हो, तो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ये एक अच्छी इंप्रेशन नहीं दिखती है। ये आपकी वीकनेस दिखती है आपकी स्ट्रेंथ के बजाय, है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप क्या हमको चॉइस ऑफ वर्ड्स खिला रहे हो क्या? ये कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है क्या, कि आपको बात करते करते मुझे 10 ऑप्शंस देने पड़ रहे हैं, है ना। ओके। तो आप लोगों को जो सुपरफ्लुरस वर्ड्स है, जो वर्बोसिटी है, वो अवॉइड करना है ना। ठीक है, यहाँ पर प्लीज अंडरलाइन किया हुआ है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, आप भी अंडरलाइन कर लो। इट हैज बीन वेल डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ में ऐसा कहा है, वर्ड्स इंक्रीज इन नंबर टू फिल क्वांटिटी ऑफ पेपर अवेलेबल, मोर वर्ड्स डू नॉट नेसेसरीली लीड टू ग्रेट क्लैरिटी। क्या बोले हैं पार्किंसन जी? क्या बोल रहे हैं ये, कि देखो, ये ना हमारे बीकॉम के पेपर्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि कभी कभी हम बहुत सारे वर्ड्स इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ना वो पेपर को भरना होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बहुत सारा पेपर में लिखा तो फिर आपने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली कुछ मैसेज को कन्वे किया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। इसीलिए सीएस में हम लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स लिखते हैं, ऑलराइट। शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, बल्कि मैं बोलूंगी कंसाइज आंसर्स, प्रिसाइज आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट है चूज शॉर्ट वर्ड्स। छोटे छोटे वर्ड्स आप चूज करिए, है ना।
अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऑफ रीडेबिलिटी शॉर्ट वर्ड्स जनरली कम्युनिकेट बेटर देन लॉन्ग वर्ड्स। अगर छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर बड़े बड़े वर्ड्स होंगे तो हमें तो रीड करने में ही 2 मिनट लग जाएगा। ओनोमोटोपोइया किसी ने लिखा है, अरे भैया इसको रीड करना कैसे है। फिर साइकोलॉजी नहीं, निमोनिया, मुझे तो पता ही नहीं था निमोनिया पी से स्टार्ट होता है ना। ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज दैट शॉर्ट वर्ड्स टेंड टू बी फेमिलियर वर्ड्स। यूजुअली क्यों हमें शॉर्ट वर्ड्स यूज करना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं वो काफी फेमिलियर होते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शॉर्ट वर्ड्स है वो सारे इजी ही होते हैं और लॉन्ग वर्ड्स जो है वो हार्ड ही होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये वाले पॉइंट में ऐसा दिया हुआ है, द सजेशन दैट short words be chosen does not mean that all short words are easy and all long words are hard, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप जहां तक हो सके शॉर्ट वर्ड्स यूज करो, और जब लॉन्ग वर्ड्स यूज करो तो एक क्वेश्चन के साथ यूज करो, थोड़ा सा माइंड को देख कर यूज करो, है ना, माइंड को चलाकर यूज करो। लॉन्ग वर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाले को भी पता ही होंगे ऐसे वर्ड्स, है ना, तभी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग। ऐसे शब्द आप सिलेक्ट करिए जिसका मतलब एकदम प्रिसाइज हो, एकदम कंसाइज हो, है ना, उतना ही है उसका मतलब, ठीक है। राइटिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। देखो आप ऐसे प्रिसाइज वर्ड्स कैसे सिलेक्ट करोगे, जब आपको वो सारे शब्द आते होंगे तभी आप सिलेक्ट करोगे, है ना। तो फिर आपको ऐसे वर्ड सेलेक्ट करना है जो अच्छे से वो चीज को समझा सके जो आपको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया है स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स, इसके जगह आप क्या यूज करते हो, रिड्यूस्ड वैल्यू, डिग्री और क्वांटिटी, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड। अभी देखो क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो कुछ कुछ वर्ड्स ना ऐसे ही बने हुए हैं कि वो मेल की जो पोजीशन है उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन, ये भले ही चेयरमैन ऐसा वर्ड है, शायद वो फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा क्या हमें समझ आता है कि ये मेल के लिए यूज होता है ना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे ही डेवलप हुई है और थोड़ा सा मेल डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में, इस वजह से कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मेल के एंगल से ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले क्या रूल था कि जो वुमेन है वो घर पे काम करेगी और जो मैन है वो कमाएगा, है ना। लेकिन अभी ऐसा है क्या, नहीं। पर फिर भी क्या हमारी इंग्लिश तो वैसी की वैसी ही है ना, तो इसीलिए इन्होंने ये सजेस्ट किया हुआ है कि आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने चाहिए। इससे ये नहीं लगना चाहिए कि फोरमैन, सपोज फोरमैन है ये, फोरमैन लास्ट में आता है मैन, तो हमें क्या लगता है कि ये एक मेल की ही पोस्ट होगी, है ना। ऑल राइट, इसमें इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, आपको ये पता है कि हमें जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, क्योंकि भले ही हम चेयरमैन मेल को भी बुला सकते हैं फीमेल को भी बुला सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमें ऐसा साउंड नहीं आता ना कि वो चेयरमैन, मतलब ये पर्सन मेल ही होगा, ऐसा ही हमें लगता है, तो हम उसकी जगह थोड़ा सा लेस ऑफेंसिव वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि है सिर्फ चेयर, कि हमारे चेयर पे ये है, हमारा हमारे जो चेयरमैन है ये बोलने की जगह हमारी जो चेयर जिसने ऑक्यूपाई की है वो ये पर्सन है, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या फिर मॉडरेटर, या फिर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन सबसे इजी और अच्छा वर्ड है, चेयरपर्सन से ये नहीं लगता कि ये कोई मेल ही होगा या ये कोई फीमेल ही होगी, है ना, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। ऑल राइट, जो भी मैंने अभी आपको बोला वो सारा ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ऐसे मत बोलना दीदी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। अभी आ जाते हैं हम सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है, देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सिनोनिम्स। ऑलराइट, सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सारे वर्ड्स जिन सब का मतलब सेम होता है, इन सब का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, इसको हम हो सकता है कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या ये इंटरचेंजेबल होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। पर ये सेम टाइप के ही होते हैं, इसीलिए हम इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब जो है वो बहुत क्लोजली ऑलमोस्ट सेम होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, फर्स्ट है, अब हमने ये तो पढ़ लिया, आपको ये अंडरलाइन करना है। सिनोनिम्स क्या है, वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग,
जिनका ऐसे सारे वर्ड्स जिनका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इजी और सिंपल दोनों हमें सेम ही लगते हैं, पर सेम है क्या, नहीं है, थोड़े बहुत सेम है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। इजी का सिनोनिम क्या है, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, फैसिल, स्मूथ। फिर एफर्ट का सिनोनिम क्या है, एक्सर्शन, पेन्स, ट्रबल। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। ये सब हम सिनोनिम्स के जैसे यूज करते हैं, लेकिन सिनोनिम्स को हम थोड़ा और पढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ ऐसा है क्या कि इनके नियरली जो मीनिंग है ये सेम है, नहीं, इसमें हमें और पढ़ना है। और वो क्या है, देखो कभी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है वो मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर दोनों का मतलब सेम होता तो वो दूसरा वर्ड आता ही नहीं ना, वो एक ही वर्ड के लिए हम फिर वो यूज करते हैं ना। इसीलिए ये जो सारे वर्ड्स है ये थोड़े बहुत सेम मीनिंग के हैं, लेकिन क्या कंप्लीटली सेम मीनिंग के हैं, नहीं। तो क्या ये इंटरचेंजेबल है, नहीं। हम इजी की जगह पे सिंपल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फीचर्स की जगह कभी कभी शायद हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर ले। इनके मीनिंग कभी कभी ऐसे हो सकता है कि काफी ज्यादा सेम हो, लेकिन पूरे सेम होते हैं क्या, नहीं, पूरे सेम नहीं होते हैं। ऑल राइट, इसी यहाँ पे यही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। Two words in English language have the exact same meaning and usage of words. It is extremely difficult. It's not impossible, but it's extremely difficult to find two words which have exactly the same meaning. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है, ज्यादातर टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे के नॉट बी इंटरचेंज्ड। ये जो सारे सिनोनिम्स है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एक एग्जाम्पल, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, ये सारे सिनोनिम्स है, या फिर इनिशिएट। और इन सब का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एक स्टार्ट करना है ना, कोई भी चीज एक मोशन में लाना है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए सिनोनिम्स के। जैसे एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या है, रिफ्रेन। एब्सटेन मतलब कोई चीज को रोकना है ना। रिफ्रेन का भी मतलब क्या है, कोई चीज को रोकना। और विथहोल्ड का भी क्या मतलब है, कोई चीज को पकड़ के रखना है ना। ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि अचीव, अचीव मतलब कोई भी चीज हासिल करना। अकम्प्लिश मतलब कोई चीज को पाना। एग्जीक्यूट मतलब कोई चीज करना। गेन मतलब हमें कुछ गेन हुआ है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना। ऑल राइट, ये यहाँ पर सारे आपको बहुत सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। आप एक बार रीड भी कर लोगे। देखो ये आपका होमवर्क है। दीदी आप इतना अच्छा होमवर्क देते हो ना हमें, ये आपको रीड करना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है। कल मैं चेक करूंगी क्या होमवर्क, नहीं बच्चों, मैं कोई चेक वेक नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही कूल टीचर हूँ। दीदी आप कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो यार, हाँ यार क्या करूँ हूँ। ठीक है। थर्ड है एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के एकदम ऑपोजिट होते हैं। सिनोनिम्स क्या था, जो दो तीन चार वर्ड्स जो सेम साउंड करे, कोई भी वर्ड का, सॉरी, दो तीन वर्ड्स जो सेम, जिसका मीनिंग सेम हो। एंटोनिम्स मतलब क्या है, ऐसे दो तीन वर्ड्स जिनका मीनिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हो। इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऑपोजिट्स। आपको पता है, आई गेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में शायद हम लोगों को ऐसे इंग्लिश में था कि इसका ऑपोजिट क्या है हमें बताओ, उसका ऑपोजिट क्या है हमें बताओ, है ना। ऐसे एक यहाँ पे एक वर्ड था, फिर यहाँ पे ऐसा इनटू किया हुआ था, फिर यहाँ पे हमें एक वर्ड लिखना पड़ता था कि इसका ऑपोजिट ये है। ऐसा हमारे टेस्ट में तो ऐसे होता था, है ना। और फिर बड़े हो गए हम तो इसका ही क्या वर्ड आ गया, एंटोनिम आ गया। इसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम। So what is antonym? It's a word opposite or contrary in meaning. Contrary in meaning to another word. देखो ये जो वर्ड है, ये जो एंटोनिम रहेगा इसका, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा, है ना। इसका जो मीनिंग है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबल, अनेबल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। फिर बैंकरप्ट, सॉल्वेंट। बैंकरप्ट मतलब दिवाला निकल गया, सॉल्वेंट मतलब तुम अच्छे खाते खाते पीते घर के हो, है ना, ऐसे सब हम बोलते हैं ना। ऑल राइट, यहाँ पे आई गेस एक हाथ सेंटेंस भी दिया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, सॉफ्ट कलर, ब्राइट कलर, हम्बल, प्राउड, आइडल, बिजी। आइडल मतलब वेले, बिजी मतलब बहुत ही काम है इनको।
ठीक है। कुछ कुछ लोग बहुत क्विक होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे एंटोनिम्स है। फ्रेश, स्टेल, ये वाली जो खाने की चीज है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, अभी खा लो। नहीं नहीं ये मत खाओ, ये बासी हो चुका है। स्टेल मतलब बासी, है ना। ये सारे एंटोनिम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स है एक में एक के, है ना। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम होमोफोन पे। अब देखो ये होमोफोन में दो वर्ड्स है, एक है होमो और दूसरा है फोन। होमोफोन, है ना। होमो का मतलब आपको पता है कि सेम है ना। फोन का मतलब क्या है, साउंड। आपको होमोफोन, देखो आपको ना आगे चल के कंफ्यूजन हो जाएगा कि होमोफोन क्या है, होमोनिम क्या है। तो इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, होमोफोन। ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हो अगर आप रीड करो कि इसका होमोफोन बताना है। होमो का क्या मतलब है, सेम। और फोन का क्या मतलब है, साउंड। फोन में अगर हम किसी से बात करें तो हमें क्या आवाज आती है ना, तो आवाज को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। होमोफोन का क्या मतलब है, ऐसे वर्ड्स जो साउंड तो सेम करते हैं, सुनाई सुनाई एक जैसा दिखते हैं, लेकिन जिसके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम एक बार रीड करते हैं। द वर्ड होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड। होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दैट साउंड द सेम। इन दोनों का साउंड सेम आता है, साउंड सेम, बस आप इतना याद रख लो, साउंड सेम, साउंड सेम। ऑल राइट। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स है जिनका साउंड सेम आता है, लेकिन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। साउंड तो भले ही सेम आता है, दो शब्द का साउंड ऐसे लगता है हमने ये शब्द बोला या ये शब्द बोला, लेकिन इसका जो मतलब है ये काफी अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए ना हमें जो होमोफोन्स होते हैं ये काफी देख कर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्सेस। एक्सेस करना मतलब कि मुझे और नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, मेरे पास मेरे भाई के नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, मेरे पास मेरे फ्रेंड के नेटफ्लिक्स अकाउंट का एक्सेस है, मतलब मेरे पास उसका होल्ड है ना। ठीक है। और एक्सेस मतलब क्या, ये जो एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब है बहुत सारा, है ना। तो दो अलग अलग चीज हो गई है, एक्सेस का मतलब था अप्रोच और एक्सेस का मतलब था बहुत सारा, है ना। ऑल राइट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोनों भी जो वर्ड्स है ये हम जब इसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये काफी ज्यादा सेम साउंड के होते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग अलग होता है ना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट और एट, है ना। एट मतलब खा लेना और एट मतलब ये तो नंबर है ना। ऑल राइट। ठीक है, तो अब आपको समझ गया होमोफोन मतलब क्या। सेम वर्ड जो सेम साउंड करते हैं, लेकिन क्या उसका मीनिंग सेम है, नहीं। साउंड सेम आता है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। ऑल राइट, सिंपली हमने ऐसे याद रख लिया। आप ना इसको अच्छे से याद रखने के लिए इसका एक एग्जाम्पल भी याद रख लिया करो, है ना। सेकेंड, आई मीन नेक्स्ट है होमोनिम। अब होमोनिम क्या होता है, होमो का मतलब हमें पता है कि सेम। ठीक है। निम का क्या मतलब है, निम मतलब नेम। होमोनिम, सेम नेम। अब इनका क्या होगा, इनका नेम सेम होगा। देखो, अ होमोनिम इज अ सिंगल वर्ड विथ वन स्पेलिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। अब नाम ये एक ही है, सेम नेम मतलब एक ही नाम है, लेकिन इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, तो यही होमोनिम है। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रीड करते हैं। There's another word that begins with homo, which speakers often confuse with homophone. Homophone क्या था, phone था same sound. Homonym क्या है, same name, है ना। All right. A homonym is a single word with one spelling that has more than one meaning. ठीक है। Example, bear। बेयर क्या होता है, एक एनिमल भी होता है, वो जो टेडी बेयर वाला बेयर होता है वो। इसके साथ साथ बेयर मतलब क्या होता है, किसी को झेलना, किसी को टॉलरेट करना, है ना। एक ही नाम के दो मतलब है, एक ही सेम वर्ड के दो मतलब है ना। जैसे कि यहाँ पे बैट। बैट वो बॉल और बैट वाला भी बैट, और दूसरा बैट कौन सा है जो चाइनीज लोग खाते हैं वो वाला भी बैट, है ना। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ये राइट का क्या मतलब है, एक तो कि हाँ ठीक है ये सही है, ये आपने सही किया है, और एक क्या होता है, भैया आप दाएं लो, है ना, उसे भी क्या बोलते हैं, राइट, एक डायरेक्शन है ना। नेक्स्ट है सिंगल वर्ड्स। देखो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, पहले हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है।
सिंगल वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ऐसे बहुत सारा एक पूरा एक सेंटेंस होता है जिसका वर्ड सिर्फ एक ही होता है, पूरे सेंटेंस का मतलब सिर्फ एक ही होता है, तो हम पूरा सेंटेंस यूज करने की जगह एक वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बोलना है कि ऐसी कोई चीज जो एकदम इजीली ब्रेक हो सकती है। अरे इतना सारा बोलने की जगह आप ऐसे बोल दो ना, ऐसी चीज जो फ्रिजाइल है, फ्रिजाइल चीज, बस इतना सा इसका वर्ड है। तो ये क्या है, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बहुत सारे वर्ड्स यूज करने की जगह आप एक ही वर्ड को भी यूज कर सकते हो। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, इसका क्या मतलब है, फ्रिजाइल। आपको सिर्फ ये बोलना है ना कि ये बहुत फ्रिजाइल है, ये बहुत नाजुक है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसी चीज जो इजीली टूट सकती है। इसको बोलने के बजाय आप कैसे बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा फ्रिजाइल है ना। ठीक है, पूरा वर्ड, पूरा इतने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करने की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, एक छोटा सा वर्ड, है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड। ऐसे कौन से वर्ड्स है जो हम बार बार मिस प्रोनाउंस करते हैं, मिस स्पेल करते हैं। देखो यूजुअली जो वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में, देखो इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स को हम अलग से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एब्सेंस और एब्सेंस, है ना। इनके स्पेलिंग्स अलग अलग है लेकिन इनको प्रोनाउंस एक जैसे करते हैं। फिर और एक मैं आपको बताऊं, अचीव और अचीव। यूजुअली हम ACHIEV को लिखने की जगह क्या लिखते हैं, ई और आई को ट्विस्ट कर देते हैं, है ना। सो व्हाट आर द कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स, फर्स्ट लेट्स रीड इट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, स्पेलिंग इज हार्ड, वी ऑल नो दैट, है ना। लेकिन आप लोगों को तो टिक ही करना है आपके MCQs में, सो यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। But and misspellings are not only common but also awkward in professional context. अब आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो, राइट। उसमें आपने क्या किया कि आपको किसी को एक अग्रीमेंट भेजना है और उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो क्या एक प्रोफेशनल इमेज जाएगा सामने वाले तक, नहीं। अगर आप किसी और की कंपनी को एक लेटर भेज रहे हो, एक अग्रीमेंट भेज रहे हो और उसमें इतनी सारी मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, will it give a professional image? No. So we have to be very careful while writing a letter or a document, है ना। तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से commonly mispronounced words है ना, जिसे हम मिसस्पेल कर लेते हैं, जिसका करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग हमें पता होता है लेकिन यूजुअली वी गेट कंफ्यूज, राइट। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रस्ट द पर्सन सेंडिंग इट। वाई इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ना ये वाली चीज हाईलाइट करी है, प्लीज गाइज आप आपके बुक में भी हाईलाइट करिए। अब कोई और पेन यूज करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स used in written communication shows the attention as well as education of the person। क्या क्या शो करता है, अटेंशन को अंडरलाइन करो और एजुकेशन को अंडरलाइन करो। अगर आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखी एक रिटन कम्युनिकेशन में, देखो गाइस ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आपके वाइवा वोस में एज वेल एज आपको अभी, क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आने वाला है ना, उस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस पे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट स्पेलिंग अगर आप यूज़ करते हो रिटन कम्युनिकेशन में, तो इससे आपका अटेंशन कितना था, वो ड्राफ्ट करते समय आपका कितना ध्यान था ड्राफ्ट करने पे, इसके साथ साथ और क्या दिखता है कि आपका एजुकेशन कितना है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसे ज़्यादा कॉमनली और ट्रिकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है उस पे। जैसे कि एब्सेंस को यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा और जूम करूँ क्या। ऑल राइट, एकोमोडेट को हम यूजुअली एक एम ज़्यादा लिख देते हैं या एक एम कम लिख देते हैं। फिर कैलेंडर में ना जो यहाँ पे AR आता है, यहाँ पे हम ई लिख देते हैं। लाइजन को हम यहाँ पर एक आई भूल जाते हैं, है ना। ऐसे सब अलग अलग मिसस्पेल करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली मिसस्पेल्ड ये है रिसीट। रिसीट को दिस इज द करेक्ट वे, RECEIPT, है ना। और हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। देखो आपके जब आप राइटिंग लिखोगे आप बोलोगे दीदी हमारे पास तो फोन है, हम तो ऑटो करेक्ट वाले हैं, हमारे फोन में डायरेक्टली ऑटो करेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप आंसर्स लिखोगे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, तब थोड़ी ऑटो करेक्ट रहेगा। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है टुमारो, जिसमें हम कई बार 2M यूज कर देते हैं, है ना। ऑल राइट, क्या क्या पढ़ा हमने, चॉइस ऑफ वर्ड्स पढ़े, चॉइस ऑफ वर्ड्स में क्या फैक्टर्स होते हैं ये पढ़े। इसके बाद हमने क्या पढ़ा,
कि क्या क्या टिप्स है राइट वर्ड चूज करने के लिए। क्या क्या टिप्स थी? सिंप्लिसिटी, फेमिलियर वर्ड्स यूज करना, जैर्गन, फिर अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुरस वर्ड्स, फिर चूज शॉर्ट वर्ड्स, सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग, यूज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स, आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने हैं। फिर हमने सिनोनिम्स देखा था जिनके मीनिंग काफी ज्यादा सेम होते हैं लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, है ना। फिर हमने और क्या देखा था? सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स देखा था। एंटोनिम्स क्या था? एकदम ऑपोजिट वर्ड, एक वर्ड का एकदम ऑपोजिट वर्ड, उसे कहते हैं एंटोनिम। फिर हमने देखा था होमोनिम, है ना। होमोनिम का क्या मतलब था? सेम साउंड वाले, राइट। सॉरी, होमोनिम नहीं, पहले हमने होमोफोन देखा था, कहाँ गया। हाँ, होमोफोन में क्या देखा था हमने? सेम साउंड वाले वर्ड्स, है ना, जैसे एक्सेस और एक्सेस, एट और एट, है ना। फिर हमने देखा था होमोनिम। होमोनिम क्या था? सेम नेम वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो एग्जैक्टली सेम है लेकिन उन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऑल राइट, फिर हमने देखा था सिंगल वर्ड्स, जो सिंगल सिंगल वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स के जगह पर, है ना, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रिजाइल का। ऑल राइट, उसके बाद हमने मिसपेल्ड वर्ड्स देखे थे, बहुत सारे ऐसे मिसपेल्ड वर्ड्स है जो हमें ध्यान रखकर इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन पे। देखो, इंग्लिश ना ऐसी एक लैंग्वेज है जहाँ पे स्पेलिंग अलग हो सकता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो सकता है ना। ऐसे आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि यार ये वर्ड तो ऐसा ऐसा प्रोनाउंस करना चाहिए पर इसका तो अलग ही प्रोनाउंसिएशन निकलता है ना, इनको तो अलग ही प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज ही वैसी है, इसका जो फोनेटिक्स है, जिस तरह से हम इंग्लिश बात करते हैं, बोलते हैं, वो एकदम अलग है ना। तो इसीलिए जो जब हम लिखें तो उसका जो स्पेलिंग है वो भी हमें ध्यान रखना है, एज वेल एज जब हम उसे प्रोनाउंस करें वो भी हमें ध्यान रखना है ना। अभी हम देखते हैं स्पेलिंग एरर्स। देखो, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज होती है प्रोनाउंसिएशन के लिए। जब भी हम कोई डिक्शनरी देखते हैं, हम बहुत बार अगर कोई वर्ड भी गूगल करते हैं ना तो साइड में ऐसा एक वो आता है स्पीकर का साइन, की अगर हमने उस पर क्लिक किया तो हमें वो बताएंगे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती है, जैसे कि लुई वुइटन, उसको लोग इतने अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। उसका स्पेलिंग LOUIS है और वुइटन है ना। अभी उसका स्पेलिंग नहीं पता मेरे को, ठीक है। उसका स्पेलिंग अलग है और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लुई वुइटन। जो फ्रांस के लोग होते हैं वो लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? लुई वुइटन, है ना। सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है और ये हमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करना है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेलिंग एरर्स पे। अभी ऐसे क्या क्या एरर्स है, क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं स्पेलिंग्स करते समय, लिखते समय। लेट्स सी। Adequate care should be taken to spell words correctly in all communications so that you are able to communicate effectively, है ना। हमें obviously words का ध्यान रखना है कि हम अच्छे से words को spell कर रहे हैं। commonly हम क्या mistakes करते हैं spelling में, हम वो देखते हैं, है ना। ओके, फर्स्ट है certain alphabets और letters are repeated in a word। बहुत बार क्या होता है कि हम सेम वर्ड, एक सपोज ये स्पेलिंग है जैसे कि टुमारो, हमें ऐसे लगता है कि देखो टुमारो में 2 R आ रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है शायद M भी 2 आ रहे होंगे, तो हम ना टुमारो जैसे जो शब्द होते हैं उसको TOMMO ऐसा लिख देते हैं, पर वो ऐसा है क्या? नहीं। बिगिनिंग, बिगिनिंग में शायद कभी कभी हम लोग 2 बार G लिख दे या 2 बार I लिखते हैं ना। नेक्स्ट है one has to sometimes choose between EI and IE। फॉर एग्जाम्पल रिसीव और बिलीव में कहाँ पे आई आना चाहिए और कहाँ पे ई आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, है ना। फिर कंसीव, रिसीव, परसीव, बिलीव, बिलीव दिया हुआ है ना। रिसीट, रिसीट में कहाँ आई आता है और कहाँ ई आता है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ई। ई कैन ईदर बी ड्रॉप्ड और रिटेन्ड व्हेन चेंजिंग द रूट ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल true changes truly but sincere changes sincerely। ये वाला एग्जाम्पल हमने जब हम लेटर राइटिंग का देख रहे थे चैप्टर तब भी हमने यही सेम एग्जाम्पल देखा था। देखो, ट्रू को हम TRUE लिखते हैं लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं योर्स ट्रूली तो इसमें ई आता है क्या? नहीं आता है, ट्रूली में नहीं आता। लेकिन जब हम सिंसियर लिखते हैं इसमें ई आता है, और जब योर्स सिंसियरली लिखते हैं तो सिंसियरली में भी ई आता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे ई आएगा कहाँ पे नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रा लेटर एट टाइम्स
ऑल्टर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर हमने लूज लिखा और लूज लिखा, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, लॉस। उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, लूज। लूज मतलब ढीला, लॉस मतलब हमारा नुकसान, है ना। ऑल राइट। फिफ्थ पॉइंट है, when noun and verb forms of the same word have different spellings। एग्जाम्पल, इसको एडवाइस ADVICE है ना, और एडवाइस ADVISE, ये दोनों भी अलग अलग स्पेलिंग्स है ना, क्योंकि इसका एक है नाउन और एक है वर्ब, इसीलिए इनका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग, जैसे कि वेदर और वेदर। वेदर का देखो, वेदर आपको साउंड सेम आ रहा है, लेकिन क्या इसका स्पेलिंग सेम है क्या, नहीं। ये वाला जो वेदर है ये कौन सा है, ये आज का एटमॉस्फियर कैसा है, आज का वातावरण कैसा है, उस पर बात करता है। और वेदर एक क्वेश्चन है ना। ऑल राइट। फिर ये ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक क्या, जो साइकिल में ब्रेक होता है वो, और ब्रेक मतलब ब्रेकअप वाला ब्रेक, है ना, तोड़ देना। ऑल राइट। नेक्स्ट है, व्हेन अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन ISE, जैसे कि मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में ISE कहाँ आएगा या IZE कहाँ आएगा, ये हमें जानना होता है। क्योंकि देखो, कहीं कहीं हम लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। स्पेशली ये जो अमेरिकन है, वो लोग IZE यूज करते हैं। अगर हमें मर्चेंडाइज बोलना है तो हम MERCHANDIZE बोलेंगे, जो अमेरिकन होते हैं। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो दीदी हमें कौन सा यूज करना, देखो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। ऑलराइट। Some words are spelled differently by Britishers and Americans. The latter मतलब Americans prefer Z over S, ठीक है। मतलब कि S कौन यूज करता है, ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, और अमेरिकन क्या यूज करते हैं, Z, है ना। Z मतलब Z। ये लोग Z नहीं बोलते हैं, हम लोग Z बोलते हैं, पर इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, Z को भी क्या प्रोनाउंस करते हैं, Z प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। दीदी आपने तो हमें नई चीज सिखाई। हाँ बच्चों, आप मेरी फेवरेट हो ना, इसीलिए मैंने आपको सिखाई। When a word similarly spelled has two variants with different meanings in past and present participle। देखो, जैसे कि lie, झूठ। lie मतलब झूठ। फिर और क्या बुलाते हैं इसको, झूठ बोला इसने, lied, झूठ बोला। इसको हम क्या बुलाते हैं, lied बुलाते हैं। एक डी ज्यादा आ जाएगा, है ना। ये सेम हो गया, lie, lied, lied, है ना। और एक कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, देखो ये तो झूठ हो गया, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, LELIE, ये है लेटना। लेटने को भी क्या बोलते हैं, लाई डाउन। लाई डाउन मतलब लेट जाओ। ले डाउन मतलब लेट जाओ। लेड मतलब आप लेट चुके, है ना। ऑल राइट। तो क्या क्या थी मिस्टेक्स, हम एक बार देखते हैं क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेलिंग एरर्स, एक था अल्फाबेट्स जो रिपीट होते हैं, जैसे कि टुमारो में RR रिपीट होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओकेजन में CC रिपीट होता है, हमें ऐसे लगता है SS भी आएगा, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही S है और 2 C है ना। सेकंड था कि आपको ये चूज करना पड़ेगा EI और IE के बीच में। थर्ड था आपको E कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है वो देखना पड़ेगा। फोर्थ था कि एक्स्ट्रा लेटर जो है उससे भी वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लॉस और लूज देखा था, है ना। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि नाउन और वर्ब को भी अगर हमें लिखना होता है तो उसका एकदम ये चेंज हो जाता है स्पेलिंग, है ना। एक जगह पे S आ जाता है, दूसरी जगह पे C आ जाता है। फिर हमने देखा था ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंस तो सेम होते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग्स अलग अलग है, जैसे कि वेदर और वेदर, फिर ब्रेक और ब्रेक। फिर और एक देखा था हमने कि चॉइस हमारी क्या है, जैसे जो अमेरिकन है वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, वो लोग जी प्रेफर करते हैं, मर्चेंडाइज सपोज, तो उसमें वो लोग एस के जगह यहाँ पे जी लिखते हैं, है ना। और ब्रिटिशर्स एस यूज करते हैं, तो हमें ये चूज करना पड़ेगा। और एक है जो कि जैसे कि सेम वर्ड्स है, उसके स्पेलिंग्स भी सेम है, लेकिन उसके मतलब हो सकते हैं अलग अलग हो। और उसका जो पास्ट है
पास्ट में हम कुछ और बुलाते हैं, प्रेजेंट में हम कुछ और बुलाते हैं, दोनों भी टेंसेस में डिफरेंस होने की वजह से उसका स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है और प्रोनाउंसिएशन भी, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड रिदम। अब कौन से वर्ड पे, वर्ड कोई भी हम वर्ड जब बोलते हैं तो कौन से सिलिब पे ज्यादा स्ट्रेस देना, किसको ज्यादा फोर्स से बोलना, किसको एकदम नॉर्मल टोन में बोलना, वो भी जानना जरूरी है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। देखो अभी मैंने स्पेशली भी बोला तो स्पे पे हमने ज्यादा फोकस किया, मतलब ज्यादा जोर दिया, स्पेशली ऐसा, है ना। ठीक है। सिलिब क्या होता है, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फोनेटिक्स होते हैं, है ना। अ सिलिब इज द मिनिमम रिदमिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। जो थोड़ा सा रिदमिक टोन नहीं होता है वो होता है सिलिब, है ना। जो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हुआ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। अ सिलिब इज द मिनिमम रिदमिक साउंड, a syllable is a minimum rhythmic sound of a spoken language. A syllable dash is the minimum rhythmic sound of a spoken language. आपको चार ऑप्शंस दे दिए, अब आपको क्या चूज करना है। आपको ईडियम दिया है, एंटोनिम दिया है, सिनोनिम दिया है, कुछ भी ऐसे दिया है और सिलिब दिया है, तो आपको बाकी सब तो भी फेमिलियर लगेंगे, ये फेमिलियर ही नहीं लगेगा, लेकिन आंसर क्या है, सिलिब, है ना। अ सिलिब इज द मिनिमम रिदमिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। ये एक जो सिलिब है ये एक छोटा सा रिदमिक साउंड है जो आता है जब हम कोई भी लैंग्वेज को बोलते हैं, है ना। इन ऑर्डर टू अचीव गुड एंड क्लियर स्पीच वी मस्ट लर्न टू recognize द stressed syllable इन अ वर्ड। इंपॉर्टेंट मार्क कर दो गाइज इसको भी। इन ऑर्डर टू अचीव गुड एंड क्लियर स्पीच, अगर आपको चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो फ्लुएंसी है लैंग्वेज की वो बहुत अच्छी हो, इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा और क्या रिकग्नाइज करते आपको आना चाहिए कि कौन से वन सिलिब वाले वर्ड है, जैसे कि शाय या फिर किम, ये सारे वन सिलिब वाले वर्ड है ना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्रीविएशन पे। एब्रीविएशन मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म्स, है ना। ओके, एब्रीविएशंस आर द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और टेक्स्ट, है ना। ग्रीन कलर यूज करते हैं, अभी बोर हो गया मुझे पर्पल भी। यूजुअली one uses abbreviation of words or names in private letters while taking notes in between। हम लोग कब ऐसे छोटे छोटे इसमें लिखते हैं, जब हम किसी को टेक्स्ट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, या फिर अगर हमें फटाफट कोई तो भी सर कोई लेक्चर दे रहे हैं, हमें फटाफट हमारी नोट्स लेनी है, तो अब वो बहुत फास्ट बोलते हैं, है ना, यूजुअली सारे सर टीचर्स। और हम लोगों को इतना कन्वीनियंस भी नहीं होता है कि उनको बोले कि 2 मिनट रुक जाओ, आप पॉज करो खुद को और फिर हम लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पॉज कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन क्या जब हम किसी को लाइव देखते हैं तो हम क्या पॉज बोलते हैं क्या उनको, प्लीज प्लीज 2 मिनट पॉज करो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। तो हमें फटाफट छोटे छोटे हमें उसके नोट्स जॉट डाउन करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एब्रीवेटेड फॉर्म्स में लिखते हैं, है ना। ऑल राइट, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है और फिर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए वो समझ में आ जाता है। However, in formal writing, it is best to use well-known abbreviations only। देखो, अगर ऐसे एब्रिविएशन आप यूज करते हो जो सिर्फ आपको पता है, TXT, BRB, ये सिर्फ आपको पता है, तो फिर क्या ये कोई काम के है क्या, नहीं। जब आप किसी को फॉर्मली कुछ लिखते हो, फॉर्मल राइटिंग करते हो, सपोज लेटर मेकिंग या फिर कोई भी अग्रीमेंट जब आप ड्राफ्ट करते हो, तो आपको एब्रिविएशंस यूज नहीं करने हैं। ऑल राइट, ठीक है। कौन से टाइप्स के एब्रिविएशन होते हैं, हमने ये शायद फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था तब, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप यूज करना है ना। ग्रामर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये पता हो, राइट। अभी यहाँ पर कौन से चीजों के एब्रिविएशन दिए, आप एक एब्रिविएशन तो मुझे आप ही बता सकते हो, जो कि है CS। हाँ दीदी, ये वाले टाइटल के लिए तो हम लोग कब से रुके हुए हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि जो कोर्सेज के नाम होते हैं वो हमें एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं बोलने चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, PM पोस्ट मेरिटियम, है ना। BCC BBC तो आपको पता ही होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, है ना। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। फर्स्ट चीज है, फर्स्ट लेटर ऑफ 2 or 3 वर्ड्स और नेम्स आर यूज्ड टू फॉर्म एन एब्रीविएशन। पहले के जो भी पूरा वर्ड है उसके जो पहले के लेटर्स है उससे हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं, है ना। ये पहली चीज। दूसरी चीज, एक्रोनिम्स आर वर्ड्स
formed from initial letters. हम लोगों ने बहुत सारे एक्रोनिम्स पढ़े थे, मैंने आपको बोला भी था जब हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे कि एक्रोनिम्स ये वाले इंपॉर्टेंट है कॉमन टर्मिनोलॉजीज में। जो जो भी एक्रोनिम्स थे मैं आपको ये भी बोला था कि एक्रोनिम है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से थे बताओ आप मुझे, कोई आपको याद है कोई? फेमा था, सेबी था, ये सारे क्या थे? एक्रोनिम्स थे। ये सारे जो भी पूरे के पूरे वर्ड्स थे, इनका जो फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल लेटर होता है ना, ये लोग उठा के इसको एक एक्रोनिम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना? ठीक है। CIFICCI, ये भी हमने शायद वहां पे देखा था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना? ये सारे जो एक्रोनिम्स होते हैं इनके बीच में फुल स्टॉप नहीं होता है ना? ओके। और इनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम सेबी बुलाते हैं, हम SEBI नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसको एक्रोनिम कहा जाता है। जैसे यूनिसेफ मैंने आपको ये बताया, इसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। आपको ये याद रखना है यू गाइस, है ना? ये छोटी छोटी चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखना है ना? ऐसा नहीं कि बस दीदी का लेक्चर चल रहा है साइड में, हम हमारा कुछ तो भी और ही दुनिया में कुछ और ही सोच रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की है, ट्रस्ट मी, है ना? ओके। The first and the last letters of a single word. Suppose मिस्टर या डॉक्टर, तो हम इसका कौन सा लेते हैं? डॉक्टर के इसमें हमने D और R, हम लोग यूजुअली ऐसे यूज करते हैं ना। तो ये क्या है? ये हमने फर्स्ट लेटर लिया है और लास्ट लेटर लिया है। ओके, ठीक है। अभी साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग बहुत सारे एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि केजी, फिर किलो, जीबी यूज करते हैं ना हम लोग। जीबी, कितने जीबी है तेरे फोन का इंटरनेट कितने जीबी का है, ऐसा हम पूछते हैं ना? या तेरी फोन का मेमोरी कितने जीबी का है? सो दैट इज व्हाट इट इज, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जीबी का क्या मतलब होता है? गीगाबाइट्स, है ना? ओके। Chemical symbols, abbreviated words are also used as chemical symbols, जैसे हम वाटर के लिए बोलते हैं, ये सबको आता है H2O। दीदी यार हम तो साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है, पर ये बेसिक है, ये मुझे भी आता है तो ये आपको भी आता ही होगा, है ना? प्लूरल इन एब्रिवेशंस मतलब क्या है? देखो, अगर आप कोई भी वर्ड का शॉर्टकट निकाले हो, जैसे कि पेज का आपने निकाला है कि इसको हम बुलाएंगे पी के नाम से, ठीक है? तो अगर अभी आपको चाहिए कि बहुत सारे पेजेस है तो आप कैसे बुलाओगे? पी, पी, ये क्या हो गया? दो पी यूज कर लिया हमने, पेजेस। The general rule is to make an abbreviation plural is to repeat the same alphabet such as P. P हम यूज कर रहे हैं पेज के लिए, PP यूज कर रहे हैं पेजेस के लिए, है ना? फिर सेकंड पॉइंट है, it can be made plural by adding an S if the abbreviation is of more than one alphabet. अब देखो, ऊपर तो एक ही अल्फाबेट था इसीलिए हमने PP यूज कर लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एब्रिवेशन का थोड़े ज्यादा वर्ड्स का एब्रिवेशन हो, जैसे कि MP, तो हम MP के आगे क्या लगा देंगे? S लगा देंगे, है ना? लेकिन क्या ऐसे हर एक चीज को अगर हमें प्लूरल करना है तो हम उसके आगे एस लगा देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। पहला क्या है, इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है? तो इसमें पहला एक्सेप्शन है, मेसर्स के लिए हम लोग मिस्टर यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म है ये ऑब्वियसली MRS नहीं हो सकता, नहीं तो ये मिसेस बन जाएगा, है ना? इसीलिए हम लोग इसको बुलाते हैं मिसेस, है ना? और अगर हमें मेसर्स लिखना है तो हम ये ऐसे लिखते हैं, एक स्लैश के साथ लिखते हैं, ऑलराइट? फिर एब्रिवेशंस, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? Abbreviation of scientific terms denote both singular and plural in the same form. जैसे अगर आपने एक 1 kg बोला तो 1 kgs लिखने की जरूरत नहीं है, 4 kgs लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 kg लिखना है आपको, है ना? किलोग्राम, किलोग्राम कितने भी हो वो किलोग्राम ही रहेंगे, है ना? तो आपको इसका कोई शॉर्टकट में kgs नहीं लिखना है, सिर्फ ये kg ही रहेगा, ऑलराइट? नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट एक्सेप्शन है to introduce a possessive relationship in an abbreviation, apostrophe s is added. अगर हमें कि ये हमारा है, हमें अगर ऐसे बताना है, possessive relationship मतलब वो relationship वाला नहीं, अगर हमें ऐसे बताना है कि ये हमारी, ये चीज हमको बिलोंग करती है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम एक apostrophe s डाल देंगे वो abbreviation के बाद, है ना? ऑलराइट, अभी नीचे आ जाते हैं idioms and phrases पे। अब idiom क्या होता है?
देखो ईडियम क्या होता है ना यू गाइस, और ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है ईडियम और फ्रेजेस में। ईडियम क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल गो, गो का क्या मतलब होता है, जाना, है ना। लेकिन क्या गो को इस ही सेंस में यूज करते हैं, नहीं, इसके और भी बहुत सारे मतलब निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ऑलवेज ऑन द गो, वो हमेशा घाई में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ही इज ऑलवेज ऑन द गो। ऑन द गो मतलब वो हमेशा घाई में रहता है, ठीक है। ये इसका एक मीनिंग निकला। दूसरा मीनिंग क्या था, एवर गॉट अ मुंबई नंबर एट फर्स्ट गो, क्या तुम्हें कभी भी मुंबई का कोई नंबर पहली बार में मिल गया। तो यहाँ पे गो किस चीज के लिए यूज हुआ है, पहली बार के लिए। यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हुआ था, घाई के लिए। इसे क्या कहते हैं, इसे ईडियम्स कहते हैं, है ना। जो हम एक ही वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड सिर्फ एक गो ही है, लेकिन इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करते हैं तो ये एक ईडियम बन जाता है ना। इसके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको लिटरली हमने इसको ट्रांसलेट किया, गो डाउन, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, नीचे जाओ, है ना। लेकिन अब हम एक वर्ड, एक सेंटेंस देखते हैं। अभी एक सेंटेंस है, थिंक ऑफ चर्चिल हु वुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज द मैन हु सेव्ड इंग्लैंड फ्रॉम टोटल कोलैप्स। थिंक ऑफ चर्चिल, चर्चिल एक पर्सन है, वहां के शायद प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो इन्होंने ना जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को उन्होंने गिरने से बचाया था। यहाँ पे गो डाउन का क्या मतलब है, वो क्या नीचे गए क्या हिस्ट्री में, नहीं। इनका मतलब क्या है बोलने का, थिंक ऑफ चर्चिल हु वुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज द मैन हु सेव्ड इंग्लैंड। इन्हें ऐसे पहचाना जाएगा कि ये वो पर्सन है जिसने इंग्लैंड को बचाया हुआ है ना। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लेते थे तो क्या होता था कि चर्चिल ऐसा पर्सन है जो हिस्ट्री में नीचे गया, है ना। ऐसा है क्या इसका मीनिंग, नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ईडियम कहते हैं। हमने ऑलरेडी इतने सारे मीनिंग्स देख लिए एक ही वर्ड के, और इसके सिर्फ अलग अलग मतलब नहीं है, हम जब पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब हम चेंज कर दे रहे हैं, राइट। इसे कहते हैं ईडियम्स, ऑल राइट। और हाँ, ईडियम्स क्या सिर्फ इंग्लिश में होते हैं क्या दीदी, नहीं बच्चों, ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होते, बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है। देखो अभी ये तो हमने जान लिया ईडियम मतलब क्या होता है। इसमें एक ही वर्ड है, वो शब्द एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ है और उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जा रहा है, राइट। ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द हिल। ऑन द हिल, ये एक फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिंग अप, ठीक है। ब्रिंग अप का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ऊपर लेकर आओ, ऐसा हो गया। लेकिन ये फ्रेज का मतलब क्या है, ब्रिंग अप करना, मतलब इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, इसको बहुत सारी जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि ब्रिंग अप द टोन, ब्रिंग डाउन द टोन, लोअर योर टोन। ऐसा हम लोग जब बोलते हैं ना तो इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये जो फ्रेज है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये अगर हम ऐसे ही सिर्फ फ्रेज यूज करेंगे तो क्या इसका कंप्लीट सेंस बनेगा क्या, नहीं, इसका कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा। हमें इसके आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें इसके पीछे कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका कोई मतलब बनेगा, है ना। लेकिन ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये जो फ्रेजेस होते हैं जिसे कहते हैं, ये हमें यूज करना ही पड़ता है अगर हमें वो हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है तो, राइट। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रेजेस क्या क्या होते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, ये बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, जिसको हम कोई कोई सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, बट हैज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग एंड मेक्स सम सेंस। थोड़ा बहुत मीनिंग होता है, थोड़ा बहुत सेंस बनता है इसका, जैसे कि ऑन द हिल, हिल के ऊपर, अबाउट टाउन, टाउन में, अंडर द ट्री, झाड़ के नीचे, है ना। अ फ्रेज इज क्वाइट ऑफन इक्विवेलेंट टू एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। ये हम लोग ना आगे फ्रेज के एग्जाम्पल्स पढ़ने ही वाले हैं, तो हम उसमें सारे एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, राइट। यहाँ पे भी यही दिया है कि नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है वर्बल ईडियम्स, ये जो सारे ईडियम्स है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो वर्बल ईडियम्स है उसके। बीट बैक, उसका क्या मतलब है,
कंपेल्ड टू रिट्रीट मतलब मुझे कंपेल किया गया है, फोर्स किया गया है वापस करने के लिए, बीट बैक, है ना। सेकंड, एक हाथ ईडियम हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक ईडियम हर एक का पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लॉस ओवर, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इवन इफ यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन योर फॉल्ट्स कैन नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर। आपके फॉल्ट के ऊपर हम कोई ग्लॉस नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लाइफ में। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज करूंगी, है ना। इसके लिए क्या ईडियम यूज किया गया है, ग्लॉस ओवर, जिसका क्या मतलब होता है, टू इग्नोर, है ना। हमें सिर्फ अगर हम ग्लॉस ओवर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसे एज अ सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें से ईडियम कौन सा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये 8th वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पुल वन थ्रू, ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। आर्म्ड विथ द लेटेस्ट मेडिसिन द डॉक्टर विल पुल हिम थ्रू। डॉक्टर्स के पास इतनी अच्छी मेडिसिन होती है तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी मेडिसिन से वो लोग उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेंगे क्या क्या मतलब है, कि उसको वो बीमारी से मुक्त कर देंगे, है ना। तो इसको लेकिन किस तरीके से दिया गया है, टू हेल्प समवन रिकवर या फिर टू रिकवर, है ना। क्या मीनिंग दिया गया है पुल वन थ्रू को, टू रिकवर। क्या आपको समझ में आ रहा है यू गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कास्ट असाइड। कास्ट असाइड मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना। पीपल नॉर्मली कास्ट असाइड ट्रूथ एंड ऑनेस्टी फॉर इमीडिएट गेन्स। बहुत जल्दी अगर उनको कुछ चीज कमानी होती है तो वो लोग ट्रूथ और ऑनेस्टी जैसी चीजों को साइड में रख देते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, है ना। ओके, ये सारे क्या थे, ईडियम्स थे। अभी हम और ईडियम एक्सप्रेशंस देख रहे हैं जहां पर जो प्रिंसिपल वर्ड है वो वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7th एग्जाम्पल लेते हैं, अ गिव एंड टेक पॉलिसी, अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल सक्सेशंस। अ गिव एंड टेक पॉलिसी अलोन कैन रिस्टोर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हमने एक गिव एंड टेक पॉलिसी रखी, अब गिव एंड टेक पॉलिसी मतलब क्या, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, है ना, इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी। और एक देखते हैं, टू गो टू रैक एंड रूइन। टू गो टू रैक एंड रूइन का मतलब है एकदम हद तक जाना और खराब कर देना, है ना। इफ अ वॉर का इफ अ बिग वॉर कम्स आवर इकोनॉमी विल गो टू रैक एंड रूइन। हमारी इकोनॉमी जो है वो एकदम रूइन हो जाएगी, वो एकदम रैक में चले जाएगी। ओके, ऐसे सारे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। अगर आपको एक दो एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, आपको सारे रीड करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हो, तीन चार हर एक इसमें, ये आपका होमवर्क है। देखो ग्रामर और वोकेबलरी ऐसी चीज है कि इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलूंगी कि मुझे तो ये आता है, आपको बस मुझे समझाना है। और अगर आपको वो मीनिंग समझ में आ गया कि ईडियम्स क्या होते हैं, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और वो सेंटेंस में मीनिंग कुछ और होता है ना। ये अब आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ये पहचानना आना चाहिए। हम कितने भी एग्जाम्पल्स ले ले, लेकिन आपको ये समझ जब तक के ना आए कि ईडियम्स क्या होता है तब तक के कोई मतलब नहीं है, है ना। ऑल राइट, एक बार आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, अभी हम मिसलेनियस ईडियम्स देखते हैं। ठीक है, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ये वाला सेंटेंस है, फ्रॉम द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर्स द कंपनी सीम टू बी फ्लरिशिंग, but later on it turned out that the management had cooked the accounts। जब हमने बैलेंस शीट देखी जो शेयर होल्डर्स को बताई गई थी तो बहुत ही ज्यादा कंपनी तरक्की कर रही है ऐसा हमें पता चला। लेकिन जब बाद में हमें पता चला, बहुत बाद में, कि मैनेजमेंट ने तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको बनाया है, उसको कुक किया है। तो ये इसका क्या मतलब है कि अकाउंट्स को उन लोगों ने कुक किया है क्या, ये यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी और उसके अंदर तेल डाला और जो हमारे अकाउंट्स के बुक्स थे वो उसमें डाले, ऐसा है क्या, नहीं। कुक्ड द अकाउंट्स का क्या मतलब है कि उन लोगों ने मैनिपुलेशन किया है ना। उन लोगों ने फॉल्स फिगर्स बताए हैं, जो करेक्ट नहीं है वो बताया हुआ है ना। ऑल राइट, तो
अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम कोई और कॉन्टेक्स्ट में पूरा एक अलग ही मीनिंग दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ईडियम्स बोलते हैं। आई होप अब ये एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ सो एवर रिवेंजफुल यू मे बी, अनलेस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू कैन नॉट पे हिम बैक इन हिज ओन कॉइन। मतलब टिट फॉर टैट आप नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन नॉट पे हिम बैक इन हिज ओन कॉइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कि आप उसको उसका ही पैसा वापस नहीं कर सकते हो? नहीं, इसका क्या मतलब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि आप टिट फॉर टैट नहीं कर सकते, है ना? और एक ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दो माई वर्क इन कॉलेज वॉज नॉट एज गुड एज इट कुड हैव बिन, it passed muster and I got good results। मैं अच्छे से पास हो गई, मास्टर में पास हो गई मतलब मैं अच्छे से पास हो गई, है ना? बहुत सारे इडियम्स दिए यू गाइस, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना? तीन चार भी किए तो इट्स ओके। हर एक इसके 4-5 एग्जाम्पल्स आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पे और एक दिया है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, द स्टॉर्म ब्रोक अप द शिप। जो जो साइक्लोन आया, जो बहुत बड़ा ये आया, उससे क्या हुआ? जो हमारी शिप थी वो जल चुकी थी। बट द सेलर्स एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। लेकिन जो सेलर्स थे, जो वो बोट को चला रहे थे, बोट तो जल चुकी लेकिन वो इतने से रह गया, है ना? इतने से वो मरते मरते बच गए। इसका मतलब ये है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है इतने से वो मरते मरते बच गए। ऑलराइट, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं प्रोवर्ब्स पे। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको आज का होमवर्क दे दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। आपको बस ना ये सब कुछ रीड करना है। अगर आप हर एक कैटेगरी के एक दो भी रीड करोगे ना कि ईडियम ऐसा है वैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको एग्जाम में ईडियम आएगा वो कम्प्लीटली अलग होगा। तो आप ऐसे मत सोचना कि इसके सारे ईडियम्स अगर मैं लर्न कर लेती हूँ तो फिर हो जाएगा। ये सारे के मतलब हर एक जगह अलग अलग निकलेंगे, तो आप अभी से ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, है ना? बस आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि ईडियम मतलब क्या होता है, फिर आप फिगर आउट कर ही लोगे आपके पेपर में, है कि नहीं, है ना? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोवर्ब्स पे। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स मतलब कोड्स जिसे हम कहते हैं, जो हम हमारे फोन के वॉलपेपर पे लगाते हैं, जो हम हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस में रखते हैं, फिर जो हम हमारे इंस्टाग्राम के स्टेटस में रखते हैं, स्टोरीज में रखते हैं, है ना? ऑल राइट, ये क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सच होती है, जो भी बात सच होती है ना? ये जो होम ट्रूथ्स है उसे भी कंटेन करता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उसे भी कंटेन करता है। जो हमें लगता है कि सच है उसे भी कंटेन करता है, और जो यूनिवर्सली सारी जगह एक्सेप्टेड है उसे भी कंटेन करता है। प्रोवर्ब्स में सब कुछ आता है, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं वो प्रोवर्ब से। हमें एकदम से क्यों मोटिवेशन आ जाता है कोई भी अगर अच्छा कोट हमने पढ़ा तो? क्योंकि वो सच है, क्योंकि वो सत्य है, क्योंकि ऐसा ही है ना? ऑल राइट, हम लोग रीड करते हैं। प्रोवर्ब्स कंटेन होम ट्रूथ्स एज वेल एज यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ऑल राइट, नेचुरली, नहीं, ये नहीं पढ़ना है। देयरफॉर अपील इज डायरेक्ट। यहाँ पे जो अपील की गई होती है कोई भी कोर्ट में, वो डायरेक्ट होती है ना? दे पॉइंट आउट इनकॉन्ग्रुएंसीज, इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ। लाइफ सक्स, लाइफ इज हार्ड बट यू गेट हार्डर। ऐसे सारे आपने कैप्शंस देखे होंगे, है ना? तो ये जो सारे कोट्स होते हैं, ये जो सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, वो क्या डिफाइन करता है? वो सिचुएशन डिफाइन करता है लाइफ की, जो कठिनाइयां है, जो समस्या है लाइफ की, उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो करती है और हमें बताती है ना? फिर और क्या क्या बताती है? थ्रो लाइट ऑन द डाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। कितने सारे ह्यूमन लाइफ है, सबके नेचर अलग है, सबका तरीका अलग है ना? एंड कैरेक्टर, and contain a grain of advice to the wayward, and contain a grain of advice। मतलब इसमें एडवाइसेस भी होती है गाइस। ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ये काफी 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 इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है प्रोवर्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या क्या हम प्रोवर्ब्स में क्या क्या होता है बेसिकली? एक तो होता है इसमें सिचुएशन बताते हैं लाइफ की, फिर इसमें कितनी डाइवर्सिफाई है ह्यूमन लाइफ ये बताते हैं, फिर इसमें छोटा सा एडवाइस भी देते हैं हमें, है ना? और ये सब लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए या ये सिर्फ वहां के लोगों के लिए। ये वाले प्रोवर्ब सबको एप्लीकेबल होते हैं, है ना? ओके,
तो ये जो बड़े बड़े लोग थे जैसे कि शेक्सपियर, जैसे कि ग्रीक फेबल राइटर्स, इन लोगों ने ऐसे सब लिखे हुए हैं प्रोवर्ब्स, है ना। ये हर कोई प्रोवर्ब्स किसी ना किसी ने लिखे हुए हैं, हर कोई कोट्स किसी ना किसी ने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। और क्या है इसके एग्जाम्पल्स, बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या है, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो साथ में ही दिखते हैं, है ना। ओके, बेटर लेट देन नेवर तो हमने देख लिया, और एक आधा कोई देखते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, है ना। हमेशा हिंदी में भी ये प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल राइट, ये सारे क्या थे, प्रोवर्ब्स थे। ऐसे तो बहुत सारे प्रोवर्ब्स है, आपको भी पता है, जिससे आपको कुछ सीखने भी मिले, प्लस जो ऐसा एक शॉर्ट सा वर्ड हो जिससे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाए, इसका मीनिंग आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाए। और एक एग्जाम्पल है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम बना था क्या, नहीं। इसका क्या मतलब है कि चीजों को बनने में टाइम लगता है, आप धीरे धीरे जाके सीएस बनोगे, आप एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते नहीं यार मेरे को तो सब ऐसे ही क्लियर कर देना है, मेरे को 2 ही साल में बन जाना है, नहीं, हर एक चीज को टाइम लगेगा, है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे। क्या है फॉरेन वर्ड्स, देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये क्या पूरी की पूरी इंग्लिश है क्या, नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारी लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए हुए हैं, वर्ड्स सीखे हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं, हमने चैप्टर 4 में भी देखा है कि ये वाला जो वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे सपोज लैटिन वर्ड है तो आपको पता है एल करके ऐसा लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये लैटिन वर्ड है ना। एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज ने फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए हुए हैं। जैसे कि एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, ये शायद आप लोगों ने लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा। फिर और एडहॉक, एडहॉक मतलब एकदम से, अ बॉडी इलेक्टेड और अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, कोई चीज के लिए। इसके दो अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। एड वेलोरम, एड वेलोरम भी होगा आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होगा। अकॉर्डिंग टू वैल्यू मतलब वैल्यू के हिसाब से, है ना। ओके, फिर और क्या क्या है, एला मोड, एला मोड मतलब अकॉर्डिंग टू द फैशन। बहुत सारे जो फैशन की फैशन डिजाइनर्स होते हैं जिनका खुद का बुटीक होता है वो लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, एला मोड। एला मोड का क्या मतलब होता है कि ये फैशन से रिलेटेड है कुछ तो भी, है ना। ओके, और एक हम देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार रीड भी कर लोगे तो बहुत है ना। बॉन वोयाज, बॉन वोयाज हम लोग बहुत यूज करते हैं। हैव अ गुड जर्नी, आप जहाँ पे भी जा रहे हो आई जस्ट होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, है ना। ओके, बोनाफाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बोनाफाइड, एल लिखा है मतलब लैटिन वर्ड है ये, जेन्युइन या फिर सिंसियर। बोनाफाइड सिटीजन हूँ मतलब मैं एक 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 सादा सुदा आम रोज का नागरिक हूँ, मतलब आई एम अ बोनाफाइड सिटीजन। कोई भी चीज जेन्युइन है, जब हम जेन्युइनिटी हमें अगर कोई चीज की बतानी हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, मैं बोनाफाइड हूँ, है ना। ऑल राइट, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु सेट्स अप बिजनेस टेकिंग ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क्स। आजकल हमारे इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अब इसको प्रोनाउंस करते कैसे करते हैं, देखो, एंटरप्रेन्योर ना एक फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच लोग इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ, आप प्लीज हंसना मत मुझ पे। एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग हमारे यहाँ पे कैसे बोलते हैं आपको पता है, एंटरप्रेनर। जो भी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती या थोड़ी कम आती ना वो लोग ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं एंटरप्रेनर, लेकिन इसको क्या प्रोनाउंस करता है एक्चुअल में, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। यहाँ पे और एक है वाइवा वोस, जो कि आपका एक सब्जेक्ट था जो अभी आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के तरीके से आने वाला है। वाइवा वोस का मतलब ही क्या है, ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल राइट, अभी देखो वाइवा वोस मैंने इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा था क्योंकि जो आपका है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। और ये किस कौन से इससे लिया गया है, लैटिन से लिया गया है ना। ओके, अभी हम पढ़ते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जो भी एब्रीवेशंस होते हैं।
और हमें क्या पढ़ना है, एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। अभी ये क्या होते हैं, एब्रीवेशन आपको भी पता है, शॉर्टेंड फ्रेज जो होता है उसे एब्रीवेशन कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने की है। Abbreviation is a short way of writing words or phrases that could also be written out in full. हम obviously full में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, short में लिखते हैं, है ना? Okay. The word abbreviation comes out from the Latin word. ये कहाँ से आया हुआ है? ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। शिट, मैंने उसको ही थोड़ा सा ब्लैक कर दिया, सॉरी, मुझे लगा हाइलाइटर है। ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, और लैटिन वर्ड कौन सा है, एब्रीवेट। ठीक है, एब्रीवेट का क्या मतलब है, टू शॉर्टन, कोई भी चीज को छोटा कर देना, उसे क्या कहते हैं, एब्रीवेट करना कहते हैं लैटिन में। ठीक है, एब्रीवेशन कौन से वर्ड से आया है, कमॉन कमॉन कमॉन, टेल मी टेल मी टेल मी। एब्रीवेशन आया है एक लैटिन वर्ड से, जो कि लैटिन वर्ड का क्या नाम है, एब्रीवेट, जिसका क्या मतलब है, कोई भी चीज को छोटा कर देना, टू शॉर्टन। ओके, विच इज रिलेटेड टू ब्रीवी, ब्रीवी मतलब शॉर्ट। ओके, while some people disagree, all methods of shortening words or phrases are subsets of abbreviation. क्यों हम abbreviation यूज करते हैं, क्योंकि ये कम वर्ड्स में बहुत सारा मीनिंग दे देता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 10 बार बोलने की जगह अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि एमसीए ने ये कहा, एमसीए ने वो कहा, एमसीए की गाइडलाइन आई, हम कैसे बोलते हैं, हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं या फिर आईसीएसआई बोलते हैं, है ना? हम क्या पूरे टाइम ये बोलेंगे क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने ये बोला, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने वो बोला, नहीं। हम कैसे बोलते हैं, आईसीएसआई ने ऐसा बोला है ना, आईसीएसआई का नोटिफिकेशन आया है। ऑलराइट, तो अब्रीविएशन इज डिफाइंड एज, अब ये यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, abbreviation is defined as a shortened form of a word or phrase used for brevity। short बनाने के लिए, simple बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक shortened word और phrase यूज करते हैं, in its place consisting of the first letter or the first few letters of the word followed by a period, मतलब full stop। ठीक है, ओके। abbreviation are very rarely used in formal writing। of course formal writing में तो यूज करने का बहुत कम स्कोप होता है, हम लोग यूजुअली पूरा पूरा ही लिखना प्रेफर करते हैं। ऑल राइट, frequent use of unnecessary abbreviation makes the text irritating and complex to read। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार जरूरत नहीं थी फिर भी आपने 10 बार आईसीएसआई 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 ही लिखोगे। आप ऐसे भी एक बार भी लिख सकते हो कि आईसीएसआई ने ऐसे बोला और उसने और ये सब भी बोला है ना? तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा इरिटेटिंग टेक्स्ट हो जाता है, और अगर किसी को रीड करना है तो उसको थोड़ा सा इरिटेट होता है ना? ओके, द रूल अबाउट यूजिंग दीज एब्रीविएशन इज वेरी यूजफुल, इज वेरी सिंपल, डोंट यूज देम। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाली लाइन को आप मार्क कर लो फटाक से। द रूल अबाउट यूजिंग दिस एब्रीविएशन इज वेरी सिंपल। क्या रूल है, अगर आपको ये सारे एब्रीविएशन यूज करने हैं तो यूज ही मत करो, है ना? ओके, दे यूज इज ओनली अप्रोप्रिएट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कहीं कहीं पे ही हम यूज करना चलता है, इन विच ब्रिविटी इज एट प्रीमियम सच एज इन फुट नोट्स। देखो कई बार ना जो बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो बुक्स आती है ना, अब उसमें ना नीचे फुट नोट्स दी हुई होती है, क्योंकि उन लोगों को कोई रेफरेंस के लिए, उन लोगों ने सपोज यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, एस्टरिस्क दे दिया, और यहाँ फुट नोट के तरीके एस्टरिस्क के जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका मीनिंग क्या था, है ना? तो ये क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म में उन लोगों ने लिख दिया। ओके, तो फुटनोट में हम लिख सकते हैं ना, इट इज वेरी पुअर स्टाइल टू स्पैटर योर पेजेस विथ एब्रीवेशन। पूरे टाइम आप बस शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो तो ऐसा नहीं चलता है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है ना? ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम एब्रीवेशन यूज कर रहे होते हैं। तो देखो गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है ना। सबसे पहली चीज क्या है जब हम एब्रीवेशन यूज करते तो, डू नॉट यूज एन एब्रीवेशन इफ इट कैन इजीली बी अवॉइडेड। अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हो तो फिर प्लीज अवॉइड कर लो, एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फर्स्ट चीज ये हो गई जो हमें याद रखनी है। सेकेंड चीज क्या है, इन एन एब्रीवेशन यूज फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन कन्वेंशनल वे।
देखो एब्रीविएशन में फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर जैसे कि एम ए, इसमें एम फिर डॉट फिर ए ऐसे दिया हुआ है था ना हमें, तो ये देखकर आपको लिखना पड़ेगा कि कब कैपिटल लिखना है, कब आपको स्पेस देना है ना। डू नॉट फॉरगेट टू पंक्चुएट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली। बाकी का जो सेंटेंस है उसको आपको नॉर्मली ही, जैसे आप फुल स्टॉप डालते हो जहाँ पे कॉमा डालते हो वो ऐसे नॉर्मली ही डालना है। ऑल राइट, ठीक है। अभी आते हैं लैटिन एब्रिविएशंस पे। ऐसे भी एब्रिविएशन होते हैं, देखो ये टर्म जो एब्रिविएशन है ये टर्म ही आया है लैटिन से, तो अब लैटिन के भी कुछ एब्रिविएशंस होंगे। ये सबसे ज्यादा फेमस एब्रिविएशंस है। ये क्या कौन सा है, ये एनो डोमिनी, एडी। किसे कैसे लिखते हैं इसे, ए डी, है ना। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये सेंचुरी था, ठीक है, यहाँ पे हुआ था जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ये वाले पॉइंट पे। तो इसके पहले जो था इसे हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, इसके पहले का जो एरा था उसे हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी। और इसके पहले का मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का जो पूरा टाइम था उसे कहते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये वाला एक लैटिन एब्रिविएशन है एडी, जिसे क्या कहते हैं, एनो डोमिनी, यूज टू डेट ईयर्स बाय रेकनिंग द डेट ऑफ क्राइस्ट्स बर्थ एज अपोज टू बीसी द ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब क्या है, उन साल में, ये उन सालों की बात है जब भगवान थे, है ना। ओके, सेकंड है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है सी और डॉट, इसका क्या मतलब है, सिरसा, है ना। यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू शो दैट द डेट इज अप्रोक्सीमेट। ये ऐसा सी और डॉट यूज करते हैं ये बताने के लिए कि देखो ये हमें एग्जैक्टली डेट नहीं पता है कि कौन सी थी, इसीलिए उन लोगों ने सी और डॉट यूज किया है। फिर और एक वर्ड हम एब्रीवेटेड यूज करते हैं जो कि है एटसेट्रा, ये भी एक लैटिन वर्ड है। हमें ऐसा बोलना होता है ये भी ये भी ये भी और ऐसी बहुत सारी चीजें, तो हम क्या यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ। फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये किस चीज से डिराइव हुआ है, हम जो फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन ये ईजी का क्या मतलब होता है, ये है एग्जाम्पली ग्राशिया, मतलब फ्री एज एन एग्जाम्पल, या हम आपको फ्री में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे पीएचडी हो गया, फिर क्या होगा, वर्सेस हो गया, एड वेलोरम एवी हो गया, पीएस, ये पीएस और एमएस इंपॉर्टेंट है। MS मतलब manuscriptum, a document, particularly an ancient or historical manuscript that was not printed but rather drawn or written। देखो हम ऐसे लिखते हैं कि ये manuscript किया हुआ है, manuscript किया हुआ है मतलब ये पुराने जमाने में लिखा हुआ है, हैंड रिटन है ना, इसको प्रिंट नहीं कराया हुआ है। अब पोस्ट स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है, हम ऐसे बहुत सारे लेटर्स में नीचे लिखते हैं PS आई लव यू, ये आपको पता है एक बुक थी, अरे कुछ और मत समझो यार, ये एक बुक थी जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ। पीएस का क्या मतलब होता है, पोस्ट स्क्रिप्टम, द एब्रिविएशन इंडिकेट्स अ लास्ट मिनट एडिशन टू अ लेटर और डॉक्यूमेंट। हमने पूरा लेटर या डॉक्यूमेंट लिख लिया लेकिन नीचे हमें कुछ तो भी और इसमें एडिशन करना है, तो हम लिखते हैं पोस्ट स्क्रिप्टम, ठीक है। ओके, डोंट एब्रीवेट द फॉलोइंग। अब देखो एब्रीवेट का ऊपर का हमने पूरा देख लिया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नहीं करना है ना, वो जानना ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अभी ये पढ़ते हैं कि क्या नहीं करना है हमें, ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लो यार, क्योंकि ये वाला ना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बहुत सारी चीजों को इंपॉर्टेंट बोलती हूँ लेकिन ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। डोंट अब्रीवेट द फॉलोइंग, इन सब चीजों को अब्रीवेट मत करो। इन फॉर्मल एकेडमिक प्रोज इट इज अनडिजायरेबल टू एब्रीवेट वर्ड्स सिंपली टू सेव टाइम स्पेस एंड एनर्जी। देखो फॉर्मल एकेडमिक प्रोज में मतलब कि जब आप पेपर लिख रहे होते हो या फिर जब आप लोग कोई फॉर्मल राइटिंग लिख रहे होते हो, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हो, तो उसमें ना एब्रीवेट इसीलिए करना बिल्कुल भी नहीं माना जाता है इसे, कि आपको आपका स्पेस जो था वो सेव करना था, इसीलिए आपने छोटे छोटे इसमें एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है, राइट।
ये कुछ केसेस है जहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। वर्ड्स वर्ड्स सच एज थ्रू एंड नाइट। देखो आपको पता है हम जब व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में लिखते थे शॉर्टकट, जब वो कीपैड वाला सिस्टम था तब हम लोग ऐसे एकदम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते, कुछ लोग शायद अभी भी लिखते होंगे। तो नाइट को क्या लिखते हैं, नाइट। फिर टेक केयर को क्या लिखते हैं, टीसी। ऐसे चलता है क्या? अगर आपने कोई फॉर्मल लेटर में, अगर आपको किसी को फॉर्मली बोलना है, किसी ने आपको बोला कि आई एम नॉट वेल वगैरह, सो आई वोंट बी एबल टू सेंड, आप क्या बोल रहे हो, गॉड गेट वेल सून बोलना है आपको, गेट वेल सून। आपने ऐसा शॉर्टकट में उसको लिख के भेज दिया, उसको समझ में भी नहीं आएगा, वो बोलेगा ये क्या क्या लिख के भेजा है इसने, भेताड़ है ये, है ना। ऑल राइट, तो आपको ये नहीं लिखना है, इसके शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। कैसे कैसे वर्ड्स के, जैसे थ्रू का थ्रू कर दिया, नाइट का नाइट कर दिया, ऐसा। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर। इसको आपको नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है। वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, अगर आप स्टार्टिंग में ही शॉर्टकट लिख दोगे तो नहीं चलेगा, है ना। पीपल्स नेम, पार्शवी पारेख, मेरा नाम है पार्शवी पारेख, आप मुझे बुला रहे हो पीपी दीदी, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, आपको पूरा नाम बुलाना पड़ेगा। पीपल्स नेम अनलेस दोस एब्रिविएशंस हैव कम टू बी एक्सेप्टेड एज निकनेम्स फॉर दोज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। देखो अगर निकनेम है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से ऐसे बुला रहे हो, अरे बहुत बड़ा नाम है यार दीदी आपका, आपको ना हम पीएसपी करके बुला लेते हैं, ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है कोर्सेज। देखो मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको तभी भी स्टार्टिंग में भी बोला था जब हम एब्रीविएशन पढ़ रहे थे, कि कोर्सेज, जैसे कि इकोनॉमिक्स को आपने इको कह दिया, फिर पॉलिटिकल साइंस को आपने पॉली साइंस कह दिया, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को आपने सीएस कह दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको एब्रिविएशंस में यूज नहीं करने हैं। ऑल राइट गाइज, विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 2। बहुत ही मजा आया ये चैप्टर को पढ़ने में। देखो इसमें बहुत सारा आपको होमवर्क करना है, आपकी साइड से पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत इससे फेमिलियर रहो, थोड़ा बहुत पढ़ो खुद से। जब आप पढ़ोगे ना आपको और क्लैरिटी आएगी। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको छोटा से छोटा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल राइट, थैंक you so much for watching. See you in the next video. Outro.